Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 4 more minutes to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile, and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? प्रदीप, सिमरन, शशांक, संजय, शिल्पा, साई चौहान, जीशान, आरिज, महेश, प्रीतेश and others. The answer is yes. कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देख सकते. In that case, press Control R or Control Shift R in your keyboard and it should reconnect. लास्ट वीक हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी, वहाँ पिलर 3B गूगल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे RCEP ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह देखा था. एंड देन वी एंटर्ड इनटू पिलर 4, जहाँ पर हमने देखा था LPG रिफॉर्म्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेक इन इंडिया ऑल द वे अप टू असेंबल इंडिया. उसकी 50 क्वेश्चन की क्विज में बहुत बधाइयाँ भाई अनुराग दास, रात्रि, रोहन, अमन, नवाजी, सैंडके, शिल्पी, अमन कुमार, सुभद्रा पाटिल, चिन्मय, देन ये सब, और उसके बाद ऑल द वे अप टू जिनके 40 या 40 से ऊपर करेक्ट है. प्रांजल, शेफालिका, सचिन, सौम्या, नूर, शालिनी, रजत, राजा, मनीष, पल्लव, क्रांति कुमार. इसे जो नीचे नाम है वो ऐसे हैं जिनके 40 से कम करेक्ट हो रहे हैं. देन माय सजेशन इज आपने थोड़ा ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट. साकू स्टैंड्स फॉर साउथ अमेरिकन कस्टम्स यूनियन. नहीं, साकू मतलब साउथ अफ्रीकन. PTA मतलब प्रिलिमिनरी नहीं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. वो मैंने आपको बताया था होमवर्क के अंदर कि इकोनॉमिक सर्वे के वो एनेक्स के अंदर जो थोड़े एग्रीमेंट दिए हैं वो देख लेना. So it is from there. So answer is neither one nor two correct. Then referendum held in Brexit. तो इनमें से कौन से चीजों को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिवाइस माना जाता है? रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइड. द आंसर इज ऑल थ्री. ये वाली चीज मैंने लक्ष्मीकांत और उसके प्रियम्बल चैप्टर में से ली है. वहां पर उसने बोला है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 साधन होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड. और इसका क्या मतलब होता है वो उसने अपने चैप्टर के एंड में दिया है. सो प्लीज ऑल्सो प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ थिंग्स. Which of the following is a direct tax? Countervailing duty, anti-dumping duty. नहीं, वो तो indirect tax है. Equalization levy, हाँ वो Google tax याद करो. That is the technical name is equalization levy.
Assertion, government's target is to double farmers' income by 2022-23 compared to 2015-16, correct. UN Sustainable Development Goal number 2 requires member nation to double the small farmers' income by 2022, नहीं, उनके जो टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के वो 2030 में होते हैं. सो हियर द आंसर इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स. जो आपको हैंडआउट दिया गया मित्रों उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें भी दी गई हैं एसडीजी गोल में ये है वो है. सो यू हैव टू रीड दैट आल्सो. ऐसा नहीं सिर्फ पावर पॉइंट देखा तो उसके अंदर काम खत्म हो जाता है, नहीं, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें जो हैंडआउट में आपने देखनी. फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल. जैसे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती है, वो आर्थर लुइस का ड्यूअल इकोनॉमिक मॉडल उसमें नहीं बोल रहा है. इंडिया इज एन एग्जांपल वेयर ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल हैज प्रूवन टू बी फॉल्स, नहीं, यहाँ पर भी करेक्ट है. सो ओनली 1 and 3 करेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट. सेकंड, मॉडल डेवलप बाय आर्थर लुइस, हाँ वो तो बराबर है. आर्थर लुइस की बात क्या थी, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वर्कर एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में जाएंगे. बाकी के सवाल भी हैंडआउट से थे, सो प्लीज गो थ्रू दैट. अब तक हमने जो देखा है कहीं कहीं पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है. अभी के अभी नहीं, आज ये काम खत्म हो, कल सुबह आराम से पावर पॉइंट में से देख के करना. डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था पिलर्स 2 में, और उसका पेज नंबर 217 वहां पर एक मुद्दा था स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करना. तो ऐसी सरकारी कंपनियों का नाम नीति आयोग एक लिस्ट बनाता था, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूव करती थी और उसके बाद डीपम डिपार्टमेंट उसका फाइल वर्क करता था. यहाँ एक जगह पर जहां पर डीपम है उसको बदल के करना है सीसीए, दैट इज वन करेक्शन. सेकंड, हमने थर्ड पिलर में देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट. उसके 2018-19 के डेटा को हम लोग देखें, करंट अकाउंट में -$57 बिलियन की खाद डेफिसिट होती है, घाटा होता है. कैपिटल में +$54 बिलियन सरप्लस में है, एरर ओमिशन थोड़ा था. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब क्या आएगा, -57 + 54, तो जवाब आता है ओवरऑल -$3 बिलियन. यानी भारत के बाजार में डॉलर की क्या है, तंगी या कमी महसूस हो रही, शॉर्टेज. ऐसी परिस्थिति में आरबीआई ने जवाब जीरो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तिजोरी से डॉलर मार्केट में सप्लाई करने होंगे. यानी आरबीआई डॉलर बेचने के लिए सामने रुपीस खरीदेगा और डॉलर सप्लाई करेगा अपने फॉरेक्स रिजर्व से. तो स्वाभाविक है आरबीआई के रिजर्व से अगर डॉलर बाहर जा रहे हैं तो उसका रिजर्व पहले से कम हो जाएगा, लेकिन मार्केट के अंदर वो डॉलर इंक्रीज होंगे तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है उसमें उसकी साइन लिखी जाती है प्लस की वो फॉरेक्स रिजर्व से मार्केट की तरफ गया है. एंड देन द आंसर विल बी, नेट आंसर विल बी 0. तो डेटा तो यहाँ पर बराबर है, वो जो नीचे सेंटेंसेस थे वो पुरानी उसके पहले वाले डेटा के अनुसार थे, तो थोड़ी उसमें गड़बड़ है. व्हाट यू हैव टू डू इज फॉक्सिट पीडीएफ रीडर, और वहां पर आप कलर से हाईलाइट करो तो फॉक्सिट में हाइलाइटर का कलर कोई भी आप चूज कर सकते हैं. सो यू हाईलाइट विद वन कलर और उसके बाद वहां पर एक बटन होता है कमेंट फॉर्मेट, यहाँ ऊपर टैब में, उसमें सिलेक्ट करके कोई डीप रेड कलर या ब्लैक कलर ताकि वो पूरा पढ़ नहीं सको. और उसके बाद आपने क्या करना है, फॉक्सिट में होम टैब में होता है टाइप राइटर, तो यहाँ पर 2-3 लाइनें अपने हाथों से लिख देनी है. द प्लस साइन इंडिकेट्स दैट आरबीआई सप्लाइड द डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व. अदरवाइज क्या होता, अगर भारत में डॉलर की शॉर्टेज है तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, रूपी कम हो जाएगा, कमजोर, तो अपने इंपोर्टर्स को उससे तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो क्रूड ऑयल सब महंगा हो जाएगा. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट. देन पिलर 4 में हम लोग देख रहे थे वो एग्रीकल्चर इरिगेशन, वहां पर एक जगह पर था ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. उसकी स्थापना 2006 में नहीं 2016 में मोदी सरकार आने के थोड़े समय बाद. तो यहाँ पर भी वो फॉक्सिट पीडीएफ रीडर टाइप राइटर से, उसमें एक बटन होता है टाइप राइटर, उसको क्लिक करो और फिर बाजू में कहीं लिख दो. एनीवेज डू इट टुमारो पीसफुली. हम लोग आगे बढ़ते हैं. पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की रिलेटेड इश्यूज की बात हो रही थी. वहां पर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी देख लिया था, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, मेक इन इंडिया, और उसके बाद असेंबल इन इंडिया द नेटवर्क प्रोडक्ट वो भी देखा था. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज स्टार्टअप इंडिया एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. उसमें समझना पहले तो ये स्टार्टअप मतलब उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन से सेक्टर में ज्यादा है. फिर ये स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए अलग अलग स्कीम पॉलिसी क्या है, स्टार्टअप के खिलाफ कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो मुद्दा क्या है. सो देन वी विल शिफ्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. उसके अलग अलग कौन से कानून भारत में है, कौन सी चीजों के लिए पेटेंट मिल सकता है, किस पर पेटेंट नहीं मिल सकता, आईपीआर प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम पॉलिसी है, और वो सब स्कीम पॉलिसी है तो भारत का कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, ऐसे कोई रिपोर्ट, रैंकिंग, इंडेक्स है कि नहीं. सो वन बाय वन वी विल सी, स्टार्टिंग विद द व्हाट इज स्टार्टअप. स्टार्टअप को एनकरेज करने का काम करती है कॉमर्स मिनिस्ट्री, और उन्होंने स्टार्टअप की व्याख्या कुछ इस तरह से दी थी 2016 में. स्टार्टअप कंपनी इज अ कंपनी विच वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ नवाचार, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है. एंड जिसकी एज 7 ईयर से ज्यादा नहीं है, जिसका एनुअल टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर मतलब उसने सेल किया और सामने पैसा है, वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं. दैट वाज द ओरिजिनल डेफिनेशन. उसके बाद उस डेफिनेशन को हटा के थोड़ा रिलैक्स किया ताकि ज्यादा स्टार्टअप्स को कवर कर सके. सो इन 2019 द न्यू डेफिनेशन इज जो 10 साल से ज्यादा ओल्ड नहीं और जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं. ऐसी जो कंपनी है जो कि इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज करे उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप. फिर ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 चैप्टर 2, वहां पर के सुब्रमण्यन ने उन सब की बात करी है कि
भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप और न्यू फर्म्स कहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं? तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, यूपी, हरियाणा। और सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप आईटी सेक्टर में बन रहे हैं। सेकंड नंबर पर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस रिलेटेड, तीसरा एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड देन फूड एंड बेवरेजेस। इकोनॉमिक सर्वे ने यह पाया कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में पहले से 10% ज्यादा नए कंपनी रजिस्टर हो जाए तो वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट का जो जीडीपी में आउटपुट होता है, जीडीपी क्या वो 4C में देखेंगे, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट से कितना एनुअली गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें पहले से 1.8% की बढ़ोतरी हो जाती। सो वी शुड एनकरेज द क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स। लेकिन आप पाएंगे, मैंने आगे आपको दिखा सबसे ज्यादा कहां पर नए स्टार्टअप है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। मतलब यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया, ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूर्वी पट्टे का कुछ नाम नहीं आया। ऐसा क्यों है? उसके भी कारण लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में सुब्रमण्यन ने बताए हैं। पहला कारण, ईस्टर्न इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत कम है, तो लोग ही पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें से कौन आगे बढ़ के कुछ नया कंपनी, कुछ फॉर्म रजिस्टर करेगा? सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनकरेज द लिटरेसी, और उसमें भी हायर एजुकेशन। ये कुछ आदमी मतलब ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, BBA, सम MCOM, फाइनेंस, तो वो ज्यादा उसमें रुख रख सकता है कि नया कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करे। सो देयरफॉर सुब्रमण्यन ने ऐसा सजेस्ट किया कि वी शुड एनकरेज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन सच एरिया। इन अदर वर्ड्स, शिक्षा का निजीकरण मतलब क्या? और नए प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हमने वहां पर खोलने देने चाहिए, ताकि वहां पर कॉलेज एडमिशन लेने वाले बच्चे बड़े इंक्रीज हों, और वो सब जगह के आगे कुछ और नए फॉर्म्स रजिस्टर करे, तो फिर वहां उस डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी पहले से 1.8% बढ़ सकता है। अनदर रीजन, ये वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड और केरला, बिहार, ये सब जगह पर लेबर लॉज यानी श्रम कानून ज्यादा लचीले नहीं। वो मुद्दा क्या है कल हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपने किसी को नौकरी पे रखा तो उसको निकाल नहीं सकते, अदरवाइज ट्रेड यूनियन वाले दे विल क्रिएट सम इश्यूज एंड देन गवर्नमेंट विल साइड विद देम। तो एंटरप्रेन्योर्स वहां पर फैक्ट्री लगाना ज्यादा पसंद नहीं करते। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड वो बराबर है नहीं। और अभी हमने देखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर इन आईटी सेक्टर, तो अगर ब्रॉडबैंड इंटरनेट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो काम कैसे चले? सो देयरफॉर इन दिस ईस्टर्न इंडिया द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, ऐसा सर्वे का बोलना है। खैर, अब ट्रेंड हमने देख लिया कि ये वाले स्टेट में, ये वाले सेक्टर में ज्यादा है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एरिया, दैट इज स्टार्टअप कंपनियों को मदद करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। स्टार्टअप को मदद करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री 2017 में स्टार्टअप इंडिया नाम की स्कीम लाती। असल में वो एक स्कीम नहीं है, रादर इट इज एन कलेक्शन ऑफ मेनी इनिशिएटिव, जस्ट लाइक मेक इन इंडिया, कि 3 साल तक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स से माफी। अब ये स्टार्टअप के अंदर आप जानते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वेंचर कैपिटल फंड वालों को भी इनकम टैक्स के अंदर कुछ लाभ दिए जाते हैं, TDS और टैक्स विद होल्डिंग, वहां पर कुछ रिलैक्सेशन। अगर ऐसा कोई फॉरेन पार्टी आ रही है तो RBI उसके ऊपर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के नॉर्म्स में कुछ रियायती देती है। वो क्या क्यों कैसे टेक्निकल में हमने और जाने की जरूरत नहीं। हमने आगे पढ़ा था पिलर 1B में कि कैसे कंपनी के अंदर इतने अमाउंट से ज्यादा सैलरी वाले लोग हैं तो कंपलसरीली उसकी सैलरी में से कुछ पैसा काटना होता है, एंड देन एम्प्लॉयर ने खुद से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके वो EPFO में जाएगा एंड सो ऑन। नाउ यूजुअली इन दिस EPFO, ESIC, उनके अपने असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर टाइप के लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में आके सब अकाउंट बुक चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। लेकिन स्टार्टअप कंपनियों को बोला गया सेल्फ सर्टिफिकेशन इज अलाउड, यानी गौरव मुंजाल खुद से बोल रहे हैं मैंने पैसा जमा कर दिया, तो वो कोई इंस्पेक्टर आके उसको चेक नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। देन रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सपोज गवर्नमेंट की इच्छा हो जाए कि हमको कोई नया ऐप बनाना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, टेंडर मंगवाएंगे कि whoever is interested come to us। जैसे वो RBI ने मनी ऐप बनानी थी तो सबसे बोला था जो जो कंपनी बना सकती है अप्लाई करे। अब वहां पर कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंपनी है उसका मिनिमम इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम इतने 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ओनली सच सीरियस प्लेयर्स कैन अप्लाई फॉर डेवलपिंग ऐप फॉर अवर गवर्नमेंट। लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनी होगी तो उसमें वो थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, कम एक्सपीरियंस है, कम टर्नओवर है तो भी उसको अलाउ करेंगे। रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एग्जिट ऑल्सो। एग्जिट मतलब कंपनी को बंद कर देना, उस वक्त जो बॉन्ड शेयर होल्डर को देना है, एम्प्लॉइज को पैसा देना है, ऑल दोस थिंग्स, लीगल टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रहते हैं। इसके अलावा ये स्टार्टअप इंडिया के नाम पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप ऐसा एक फंड बनाया। वो फंड के अंदर फंड ऑफ फंड मतलब वो पेरेंट है और वहां से वो अलग अलग वेंचर कैपिटल फंड वालों को थोड़ा थोड़ा पैसा देगा, और फिर वो वेंचर कैपिटल वाले नीचे जाके स्टार्टअप कंपनियों को पैसा देंगे। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। फिर इंडस्ट्री और एकेडेमिया पार्टनरशिप करेंगे। इंक्यूबेशन एंड हैंड होल्डिंग, वो क्या है थोड़ी स्लाइड बाद देखते हैं। लीगल टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट ऐसे बनाते हैं वगैरह। ये लोग जब पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर कम फी लगती है या 0 फी लगती है। और मोबाइल ऐप और पोर्टल तो मतलब बनाना कंपलसरी है मोदी सरकार में, बट इसके कोई फैंसी नाम नहीं दिए हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बजट 2019 ने स्टार्टअप को मदद करने के लिए बोला कि वो जो एंजल टैक्स के नाम पर परेशान करते थे वो अब से नहीं करेंगे, वो पिलर 2 में हमने देखा।
फिर बोला गया दूरदर्शन टीवी की एक स्पेशल चैनल हम लोग लॉन्च करेंगे जहां पर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को सब सिखाया जाएगा कि कंपनी शुरू कैसे करते हैं, कैपिटल कैसे मिलता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सक्सेसफुल केस स्टडी, वो सब। लेकिन ये चैनल भी लॉन्च करके उसका स्पेशल नाम देना बाकी है, तो अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो हमने पिलर 1D में पढ़ी थी, स्टैंड अप इंडिया क्या था? एक महिला एंटरप्रेन्योर को, एक SC/ST एंटरप्रेन्योर को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक की एक ब्रांच ने लोन में पैसा देना था, और वहां अगर वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। दैट स्कीम, उसको हम लोग 2025 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद 2020 का बजट आता है, उसमें भी टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ दी गई थी जो हम पिलर 2 में पढ़ चुके हैं। सो दैट इज गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हमने थोड़ी स्लाइड पहले देखा कि ज्यादातर भारत के स्टार्टअप IT सेक्टर में रजिस्टर हुए हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ये सब की पॉलिसी और ठीक करना जरूरी बनता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MIT, उनकी पुरानी पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2012, सुधार के ले गए 2019। पॉलिसी के अंदर क्या होता है? सब पॉलिसी के अंदर घूम फिर के बात ये होती है, थोड़ा टैक्स बेनिफिट देंगे, ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सब की बोल बच्चन चलती है। वहां पर 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ड्रोन, रोबोटिक, नैनो बेस्ड डिवाइस, वो सब करेंगे। एक इंपॉर्टेंट और नई चीज यहाँ पर बोली गई कि हम लोग एक सॉवरेन पेटेंट फंड बनाएंगे, यानी सार्वभौम पेटेंट निधि। ये क्या है? सपोज सैमसंग कंपनी, वो आपने कभी न्यूज में देखा होगा, वो फोल्डेबल टाइप के मोबाइल बनाए, उसका स्क्रीन मतलब आधे से ऐसा फोल्ड हो जाता है, और उन्होंने ये चीज को पेटेंट कर दिया है। पेटेंट करने के बाद भी कई बार कंपनी वाले वो पेटेंट दूसरी कंपनियों को अलाउ करते हैं कि आप भी ऐसा फोन बनाओ, बट आपने हमको इतनी रॉयल्टी देनी होगी, इतना प्रॉफिट में शेयर देना होगा, सो दैट दे विल डू। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कंपनी वाला इंडिविजुअली सैमसंग को मिलने जाए तो वो तो उसको भाव ही नहीं देंगे, दे विल नॉट टेक हिम सीरियसली। ये तो बच्चा, इसके दांत भी नहीं निकले, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसकी हाई स्कूल के हम लोग हेडमास्टर है वगैरह, सो दे विल नॉट लिसन टू हिम, दे विल नॉट हेल्प हिम। और उसको ये पेटेंट की कुछ मदद मिले तभी वो आगे प्रोडक्ट डेवलप कर सके, सपोज ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से ही ऐसी बड़ी कंपनियों से कुछ पेटेंट या IPR खरीद लेगी, क्योंकि मोबाइल में आप जानते हैं बहुत सारे डिवाइस, वो GPS, जायरोस्कोप, दिस दैट होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पेटेंट यूज खरीदेगी और अपनी एक तिजोरी में वो भर देगी, सो सार्वभौम पेटेंट निधि, सॉवरेन पेटेंट फंड, उसमें से पैसा जाएगा और सामने गवर्नमेंट ऐसे पेटेंट और IPR खरीदेगी। और फिर भारत की जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उनको वो सब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट फ्री में या बहुत नॉमिनल फीस में, मतलब 1000, 1200, 1500 देना, 25 लाख नहीं चाहिए हमको, दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड से मदद की जाएगी, ताकि भारत की भी छोटी कंपनियां ऐसा कुछ डेवलप कर सके ऐसे बड़े पेटेंट की मदद से। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सॉवरेन पेटेंट फंड। सो ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी हमने देखा। फिर IT के लिए नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ओरिजिनली 2012 में थी, फिर उन्होंने 2018 में अपडेट किया। यहाँ पर बॉस कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो कम्युनिकेशन, और वहां पर भी डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब क्या? ब्रॉडबैंड की सुविधा बढ़ाएंगे, वहां पर ज्यादातर लोगों को नौकरी मिलने की कोशिश करेंगे। हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन बनाएंगे, नेशनल फाइबर अथॉरिटी बनाएंगे जो ब्रॉडबैंड का काम देखे, बट ये सब अभी बनना बाकी है, और ये मतलब लो प्रोफाइल टाइप ऑफ थिंग्स। 2011 की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो हमें याद रहनी चाहिए। उसमें आइडिया क्या था? 25% ऑफ GDP शुड कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड देन सम 100 मिलियन न्यू जॉब नीड टू बी क्रिएटेड। वो आप याद रखिए, वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इधर उधर मदद कर सकता है। अदरवाइज ऐसी तो हर एक सेक्टर की पॉलिसी होती है जिसमें बात हुई 2022 तक हम ऐसा कहेंगे, फिश डेवलपमेंट एंड दिस डेवलपमेंट, सबको याद करने बैठे तो कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। सो डोंट लूज स्लीप। मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा मिनिस्ट्री देखता है। डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन? कॉमर्स मिनिस्ट्री। सो लाइक दैट यू जस्ट मेक सम मेंटल नोट। सिमिलरली नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया। तो बस वहां पर भी हवाबाजी की, इतने स्टार्टअप बनेंगे, इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, भारत का 10% GDP इधर से लाएंगे, फिर उसके लिए इनोवेशन और सब्सिडी और स्किल अपग्रेडेशन वगैरह। यहाँ पर भी ऐसी बात है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जो कि फंड ऑफ फंड्स का काम करेगा, जो अभी 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया। फंड ऑफ फंड मतलब वहां से वो अलग अलग वेंचर कैपिटल फंड को पैसा देगा और उधर से एक एक स्टार्टअप को पैसा जाएगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फंड ऑफ फंड्स, बट अगेन नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट कि उसमें हम अपनी नींद खो दे। ये सब चल ही रहा है, तो पैरेलल लेटेस्ट बजट में ये बोला गया कि हम लोग एक नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी इशू करेंगे और उसमें 5 साल तक ये क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। सो व्हाट इज दिस मैटर? कन्वेंशनल कंप्यूटर जो होते हैं, जो मैं और आप यूज करते हैं, उसमें आप जानते हैं कि 0 और 1 में सारा डेटा होता है, तो वो 0 एंड 1 बिट्स के अंदर पूरा काम चलता है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, वहां पर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स ऐसी अलग सिस्टम होती, वो असल में जो एटॉमिक स्केल पर पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं उस हिसाब से वो कुछ पूरी गिनती करता है। हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ वो हमें जानने की जरूरत नहीं, बट इतना जानना जरूरी है कि दिस इज मच फास्टर देन द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। जैसे गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है साइकामोर, उसने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन 200 सेकंड में खत्म कर दी जो अगर हमने कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर से भी करने जाते तो 10,000 साल लग जाते। सो इट शोज दैट गूगल ने अपनी क्वांटम सुप्रीमसी
को साबित किया है कि ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है। तो इसे आप समझ सकते हैं, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो भारत सरकार ने बोला मिशन लॉन्च करेंगे, 5 साल तक चलाएंगे। सो वी लर्न अबाउट द स्टार्टअप का मीनिंग और ट्रेंड क्या है। स्टार्टअप के लिए स्कीम पॉलिसी चल रही है। स्टार्टअप के खिलाफ कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट इज दिस मैटर, लेट अस सी। हमने देखा ज्यादातर स्टार्टअप आईटी सेक्टर में, और वहां पर भी आप जानते हैं ज्यादातर वो शॉपिंग साइट और रिचार्ज करो फोन वगैरह, ये सब ज्यादातर स्टार्टअप की गेम प्ले ऐसा रहता है कि वो आपको बहुत सारा कैशबैक और डिस्काउंट सब देगा ताकि उसमें ज्यादा मोर एंड मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स आता है। और फिर ये ऐसी कोई ई कॉमर्स कंपनी वाला जाके बताएगा देखो मेरे ये ई कॉमर्स साइट पे 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं और हर महीने 10% उसमें ग्रोथ भी हो रहा है, मतलब 10% नए यूजर्स ज्वाइन भी कर रहे हैं। और अगर हम लोग सोचे कि हर एक यूजर हर महीने 100 रुपए का माल खरीदेगा और मेरे पास 1 लाख यूजर्स हैं टाइम्स 100, तो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन इतने बिलियन रुपीज का है। ऐसी वो मतलब हवा चलाते। और फिर अलग अलग वेंचर कैपिटल फर्म वाले, एटलांटिस एंड एसएफ एंड दिस दैट, वो भी उसको ज्वाइन करते हैं, वो भी अपना पैसा डालते हैं और वो भी मीडिया के अंदर ऐसी हाइप बनाते हैं हाँ कि इसमें तो बहुत ग्रोथ है। बट इन रियलिटी दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के अंदर आप देखिए दे आर एक्चुअली मेकिंग लॉसेस, क्योंकि वो ज्यादा डीप डिस्काउंट पे और वो जितना एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन में खर्चा कर रहे हैं उसके सामने उतने प्रॉफिट मार्जिन होते नहीं। खैर, ऐसा करते करते जो कंपनी अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन का बता दे, अब वैल्यूएशन कैसे वो काउंट करते हैं वो बीकॉम हमको तैयार करने की जरूरत नहीं। हमने याद इतना रखना है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो तो उसको बोला जाता है यूनिकॉर्न क्लब की स्टार्टअप कंपनी। जैसे भारत में स्विगी, पेटीएम, बायजूस ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। और ये भी इसलिए जानना है क्योंकि लेटेस्ट सर्वे में ऐसा टर्म यूज किया है। मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी हाइप क्रिएट किया जाए, माहौल बनाया जाता है। सो व्हाई दे वुड डू दैट? पिलर 1C याद करो। कोई भी शेयर का फेस वैल्यू होता है, मतलब जो उसके अंदर असल में उसका मूल्य है। जैसे एसबीआई कार्ड कंपनी, उसके शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, लेकिन उसको बाजार में जब बेचेंगे तो उसका प्राइस ज्यादा है कम हो सकता है, डिपेंडिंग कि इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कंपनी की ग्रोथ के बारे में, डिविडेंड के बारे में। तो एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आने वाला था, बहुत हवा बनाई गई कि बहुत प्रॉफिट होगा और बहुत मजा आ जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट लोगों ने 750 रुपए में या उससे भी ज्यादा थोड़ा में आईपीओ के अंदर एक एक शेयर खरीदा। और आप जानते हैं कि आईपीओ जहां बेचा जाता है फाइनेंशियल मार्केट, लॉन्ग टर्म, और वहां पर प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम वो शेयर्स आपने खरीदे। और ये सब लोगों का प्लान क्या होता है, उसको फिर हम लोग सेकेंडरी मार्केट में किसी और इन्वेस्टर को बेच देंगे। बट इफ यू लुक एट द प्राइस इन द सेकेंडरी मार्केट, हार्डली 570 रुपीज पर शेयर जा रहा है। मतलब पहले एक हाइप क्रिएट करो, हवा बना दो, पब्लिक ऊंचे दाम में खरीदे, फिर पब्लिक जाके नुकसान हो तो वो पब्लिक का प्रॉब्लम है, हमको कुछ नहीं। सो अंडर राइटर्स एंड दिस अदर प्रमोटर्स वो ऐसी गेम खेलते रहते हैं। खैर, एसबीआई कार्ड कंपनी वो कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है, बट ये एक उदाहरण है कि कैसे मीडिया हाइप और ये सब वेंचर कैपिटल वाले, अंडर राइटर्स, ये ऐसा सब करके माहौल बनाते हैं। सो देयर गेम प्लान इज यूजुअली लाइक दिस। शुरुआत में ये कोई ई कॉमर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, माहौल बनाएंगे, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका आईपीओ लॉन्च करेंगे। अमेजॉन का आईपीओ, फ्लिपकार्ट का आईपीओ हो सकता है 1000 रुपए, तो भी लोग आंख पल के बिना हाँ हाँ ये तो बहुत, सो दे विल बाइट। सो पब्लिक विल बाइट एट अ प्रीमियम प्राइस। लेकिन फिर आप जानते हैं दीज आर एक्चुअली रनिंग इन लॉसेस। और जो ओरिजिनल कंपनी के प्रमोटर होंगे वो तो अपने शेयर इस प्रकार से उसमें से सेल करके जब बाजार अच्छा होगा चले जाएंगे। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी जो भी आपको कैशबैक डिस्काउंट सब दे रही थी धीरे धीरे कम कर देगी, तो नए यूजर उसमें आएंगे नहीं, प्रॉफिट कम हो जाएगा और डिविडेंड भी हार्डली कुछ मिलेगा। यू कैन इवन लुक एट द पेटीएम, उसमें कुछ ऐसा दिखता है हमें। पहले जितना आपको कैशबैक मिलता है आजकल कैशबैक तो देते ही नहीं। आपने कुछ खरीदा तो सामने बोलते एक मूवी टिकट खरीदो, बट लॉकडाउन है तो कौन सा मूवी टिकट खरीद के देखने वाला है। तो डॉक्टर रघुराम राजन ने इसको क्रिटिसाइज किया। उनका ये कहना है कि इकोनॉमी में कभी फ्री लंच नहीं हो सकता। आपको अगर फ्री में खाना मिल रहा है, मान लीजिए आप सिख गुरुद्वारा में गए और आपने मुफ्त में खाना खाया, बट अल्टीमेटली किसी ने तो पैसा डोनेट किया होगा, कोई तो पे कर रहा है। तो ये जो सुपरस्टार कंपनी है ये जैसे पेटीएम एंड अदर्स, जो अभी आपको बहुत सारा फ्री प्रोडक्ट और कैशबैक और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो असल में उनके नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है? हु इज पेइंग फॉर ऑल दैट? क्या गवर्नमेंट उसको पे करे? क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको तो इनकम टैक्स में माफी दे रहे 3 साल मत भरो। एंड अल्टीमेटली तो वो सारा बोझा कौन टैक्स पेयर कहीं पर घसीट रहा है? या फिर उनको एक प्रकार से सब्सिडी मिल रही है, या फिर शेयर होल्डर अभी के या भविष्य के उनके ऊपर ये थोपा जाने वाला है। सो हु इज इवेंचुअली गोइंग टू पे फॉर ऑल दिस कैशबैक एंड डिस्काउंट जो आप अभी पेटीएम, जोमेटो, स्विगी में ले रहे हैं? एंड सिमिलर क्रिटिसिज्म पुराने इकोनॉमिक सर्विस में भी दिखा गया। ये उबर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई जो फर्नीचर की ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये सब के अंदर कॉमन चीज क्या है? दे आर ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स। एक तरफ बायर होते हैं, दूसरी तरफ सेलर होते हैं। ये एक दूसरे को कनेक्ट करवाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये काम बहुत आसान है, एक कंपनी में बैठे बैठे कंप्यूटर में कोड बनाओ या बन गया, काम हो गया। इससे उनका तो वैल्यूएशन गेम और वो सब चल सकता है, लेकिन भारत को असल में जरूरत क्या है?
एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब के अंदर और कुछ स्टार्टअप आए तो अपनी इकोनॉमी को एट अ ग्रेटर स्केल ले जा सकते हैं। खैर, तो स्टार्टअप की कंट्रोवर्सी हमने देखी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, स्टार्टअप होगा, उसके बाद वो बड़ी कंपनी बनेगा, एंड देन दे विल ग्रो इवन बिग 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 लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। बट सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। सम विल टर्न सिक। सिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका लॉस उसके एंटायर कैपिटल से भी ज्यादा है। जितनी उनके पास पूंजी नहीं है उससे ज्यादा भी उनका नुकसान हो गया। उसका एक उदाहरण है ये अनिल अंबानी की वो जो पुरानी टेलीकॉम कंपनी थी, वो फ्लिप करने वाला मोबाइल फोन। ऐसा क्यों हो सकता है? हाउ कैन अ कंपनी टर्न सिक कंपनी? इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, मिसमैनेजमेंट हो, वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे हो, जल बहुत लेबर स्ट्राइक, हड़ताल वगैरह चल रही हो। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। हो सकता है वो एनर्जी और रॉ मटेरियल का कॉस्ट पहले से बढ़ गया हो, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, लोग खरीदते नहीं हो सकता है प्रोडक्ट की डिमांड वैसे ही कम हो रही है, आजकल ये फ्लिप फोन खरीदना लोगों को पसंद नहीं। हो सकता है कंपटीटर उससे बेटर प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसे दूसरे जो नए भी मोबाइल कंपनियां हैं। तो एज अ रिजल्ट ये टर्न सिक, बहुत नुकसान हो गया। इनका क्या किया जाए? इनको या तो एग्जिट होना चाहिए, मतलब कंपनी बंद कर दे, या फिर कि गवर्नमेंट या कोई इन्वेस्टर इसको पैसा दे दे और इसको रिवाइव कर दे, पुनर्जीवित करे। इसके लिए 1985 में सरकार ने बनाया था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, यानी सीका। ये सीका के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जिसका नाम था बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी BIFR। तो सपोज अनिल अंबानी की कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही, सिक हो गई, वो इधर अप्लाई करेंगे। BFIR वहां पर दो काम कर सकता है, या तो ऐसी सिक इंडस्ट्री में वो एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको रिवाइव करने की कोशिश करे, या दूसरा कि वो सिक इंडस्ट्री को बंद कर देगा और जो वर्कर की सैलरी उसका जो ड्यू है वापस करो, एंड देन वट एवर दिस बॉन्ड होल्डर एंड शेयर होल्डर वो सब फाइल वर्क कंप्लीट करेगा। नाउ आइडियली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सिक इंडस्ट्री हो गई तो वो वापस रिवाइव होने के चांस बहुत कम होते हैं। सो आइडियली व्हाट वी शुड डू इज उसको लिक्विडेट कर देना चाहिए, मतलब उसको बंद कर दो और वहां से जितने लेबरर्स हैं, जितना कैपिटल कुछ निकल के आता है, वो कोई हेल्थी कंपनी के अंदर आप शिफ्ट करवा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती थी कि ज्यादातर ट्रेड यूनियन वाले वो बहुत ज्यादा हंगामा करते थे कि नहीं, फैक्ट्री बंद किया तो बेरोजगारी हो जाएगी, जॉब चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस। इसलिए ये BFIR सरकारी संस्था वो डिसीजन मेकिंग बहुत धीमे धीमे लेती थी। एंड यूजुअली इसी कंपनियों को रिवाइव करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता था, तो गवर्नमेंट फंडिंग से एक प्रकार से इनको आगे आगे चलाया जाता था। तो ये एक ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाए तो दो काम होने चाहिए, या तो उसने बाहर निकल जाना चाहिए या मर जाना चाहिए, बट ये ऐसा हो गया कि नहीं मरे नहीं ठीक से रिवाइव भी हो, बस इन बिटवीन चलता रहे। सो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज हैड क्रिटिसाइज्ड इट ग्रेटली कि ये बराबर नहीं है। फिर 2016 में मोदी सरकार ने ये जो सीका एक्ट था उसको डिसॉल्व कर दिया, तो उसके नीचे ये BFIR नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी वो भी डिसॉल्व हो गई। अब अगर कोई कंपनी सिक हो जाती है तो क्या होगा? सिक कंपनी है तो ऑब्वियसली उसने थोड़ा लोन में भी पैसा लिया होगा, तो अगर विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब जो जानबूझ के पैसा वापस नहीं करा, या इनकेपेबल डिफॉल्टर जिसकी पैसा वापस करने की हैसियत नहीं, तो सरफासी एक्ट में उन कंपनियों का लिक्विडेशन होगा और फिर जो पैसा आएगा उसमें से वर्कर की सैलरी, शेयर, बॉन्ड होल्डर सबको दिया जाएगा। या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर उसकी कार्रवाई होगी, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, फिर वो जाकर लैंडर्स को दिखाएगा, वो वोटिंग करेंगे, एग्रीएबल होगा तो चलेगा, नहीं तो लिक्विडेशन हो जाएगा। ये सब हमने पिलर 1B 2 में देखा है। कुछ बार ये होता है कि स्टार्टअप कंपनी शुरू होती है, फिर उसके मालिक को पता चल जाता है कि ये जम नहीं रहा है, इट इज नॉट गोइंग वेल, और वो खुद से ही कंपनी को शट डाउन करना चाहता है। इन दैट केस वो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में अप्लाई कर सकता है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसका काम 90 डेज के अंदर खत्म करके आगे बढ़ जाएगा। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि प्रक्रिया लंबी चलेगी तो ये जो उसका ओरिजिनल इन्वेस्टर है उसको भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, एवरीवन विल बी स्टक। बट यहाँ क्या 90 डेज में उसका केस खत्म कर देंगे तो जिसको जितना पैसा मिला मिल जाएगा और वो आगे चल के अपना कुछ और खेल कर सकते हैं। एनीवेज ये सिक्स इंडस्ट्री और उसका क्या होता है वो ज्यादा चिंता में आने की जरूरत नहीं, बट यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया, बनता है तो खत्म भी होता है। तो वी आर डन विद द स्टार्टअप की स्कीम पॉलिसी, क्रिटिसिज्म और सिक इंडस्ट्री होगी तो क्या। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उसके रिलेटेड इश्यूज। तो अब तक हमने जो देखा दिस इज अप टू पिलर 4B और उसका पेज 343। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, उसमें आप आराम से इसको पढ़िए, ब्रेक लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।
सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टअप। हमने देख लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके कौन कौन से कानून हैं, कौन सी चीजों पर पेटेंट मिल सकता है और किस पर नहीं मिलता, आईपीआर रिलेटेड कोई स्कीम चल रही है कि नहीं, कोई पॉलिसी है कि नहीं, और वो सब चलाने पर अपना कुछ रैंकिंग रिपोर्ट आता है कि नहीं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर की जब आप बात करें, उसके अंदर एक तो आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे दार्जिलिंग की टी, अल्फांसो मैंगो वगैरह। फिर आता है कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। इंडिविजुअल इनका क्या मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंता में आने की जरूरत नहीं, बट यू शुड रिमेंबर ओके दीज आर द थिंग्स, क्योंकि ये कहीं पर इंडिया ईयरबुक में दिया है तो वो ऐसा बना सकता है आईपीआर कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 1 and 4 ओनली, सो नाउ यू नो। इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट है? यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट है। बट डब्ल्यूटीओ खुद से उसका डे टू डे काम देखता नहीं, उसके लिए यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो, दे विल लुक इनटू इट। ये वीपो दो चीजों के लिए मशहूर है, एक तो अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और दूसरा है माराकेश ट्रीटी। माराकेश वो मोरक्को का एक शहर है, 2013 में एक ट्रीटी साइन करते हैं। देखिए वीपो इज ओरिजिनली बेस्ड इन स्विट्जरलैंड का जिनेवा, तो वो तो आप यहां से ऊपर जाएंगे स्विट्जरलैंड इधर है, बट ये मोरक्को ट्रीटी उन्होंने मोरक्को के माराकेश में साइन करवाई। उसमें आइडिया ये है कि जितने भी कॉपीराइट बुक हैं वो विजुअली हैंडीकैप पर्सन, अंधजन, उसको एक्सेस कर सके ऐसा कुछ कराया। सो इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम टाइप ऑफ टैक्स सब्सिडी टू द पब्लिशिंग कंपनी, या कंपलसरी कुछ कानून बनाए कि सपोज भारत में कोई भी बुक बेची जाएगी तो उसका अगर पेपर बैक वर्जन है तो उसका ई बुक भी होना चाहिए या उसका ऑडियो बुक होना चाहिए, जो कि ये लोग देख सके। मतलब जो ब्लाइंड पर्सन है ऑडियो बुक है तो सुन सकता है, अगर किंडल या ई बुक है तो उसका भी जॉज रीडर और दूसरे आते हैं जो आप उसको ऑडियो में सुन सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया, और भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इसको रेटिफाई किया और उस हिसाब से रिफॉर्म्स ले रहा है। उसके अलावा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, उसके नीचे दिव्यांगजन डिपार्टमेंट, उन्होंने एक ई लाइब्रेरी शुरू करी है फॉर द वीएच पर्सन जिसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। उसका आइडिया ये है कि ऐसे सब बुक्स को ऑनलाइन अपलोड किया जाए और ये सब लोग उसको सुन सके। और यहाँ पर दूसरे एनजीओ और टाटा कंसल्टेंसी वगैरह ने भी थोड़ी थोड़ी मदद करी। खैर वापस आते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। 1952 में बनाया गया सिनेमेटोग्राफ एक्ट, मतलब उसकी पायरेसी नहीं कर सकते और ये सब बातें थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसका काम देखता है। लास्ट ईयर के इंटरिम बजट में बोला गया कि यहाँ पर हम लोग एंटी कैम कॉर्डिंग प्रोविजंस को और ज्यादा सख्त करेंगे। एंटी कैम कॉर्डिंग मतलब सिनेमा हॉल में जाके आप मोबाइल से या कैमरा से मूवी शूट कर ली और फिर टॉरेंट पे चढ़ा दिया, दैट टाइप ऑफ पायरेसी, उससे लड़ने के लिए और स्ट्रिक्ट उसमें करेंगे प्रोविजन। फिर 1957 में बना कॉपीराइट एक्ट, तो बुक्स और वो सब के ऊपर उसका काम पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी मिनिस्ट्री देखता था, लेकिन फिर वो काम शिफ्ट कर दिया कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तो कॉपीराइट एक्ट का काम करने के लिए कॉपीराइट ऑफिस होता है, वो सब एचआरडी मिनिस्ट्री से शिफ्ट हो गया कॉमर्स मिनिस्ट्री में। और सपोज कॉपीराइट के अंदर कुछ वायलेशन हो रहा है, आप इधर कंप्लेन करो, उधर से काम नहीं होता है तो उसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड यानी आईपीएबी। सो दैट एंटायर मैटर इज लुक्ड आफ्टर बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। उसके बाद 3 कानून बनते हैं क्रोनोलॉजी में, एक तो पेटेंट एक्ट, दूसरा है ट्रेडमार्क एक्ट और तीसरा है डिजाइन एक्ट। ये सबका काम भी कॉमर्स मिनिस्ट्री देखता है। उसके नीचे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी सीजीपीडी किया, बट वो इतना याद करने की जरूरत है, हमें इतना पता होना चाहिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉमर्स मिनिस्ट्री। फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो कि हमने पिलर 3A में देखे थे, वो दार्जिलिंग चाय वगैरह, वो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री देखता है। उसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन की ऑफिस रजिस्ट्री है चेन्नई में। फिर सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन, वो सब काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसका एक्ट है और उसको इंप्लीमेंट करता है। देन रिमेंबर द पिलर 4 जहां पर वो पेप्सी और पोटैटो ओनर का झगड़ा हो गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऐसे सब सीड और प्लांट और उसकी हाइब्रिड वेराइटी, उसका सब आईपीआर का रजिस्ट्रेशन और वो सब काम देखती है। एंड लास्टली देयर इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास कुछ प्रोविजन है। अब बायोडाइवर्सिटी का इधर क्या लेन देन है, सपोज सम ट्रेडिशनल नॉलेज इज इन्वॉल्व कि ऐसा कोई वनस्पति या जड़ी बूटी खा के ये काम हो सकता है वगैरह, और उसमें कुछ उसका कमर्शियल लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सम पावर्स। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके हमको पता होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ये काम देखती है। पेटेंट, पेटेंट मतलब आपने कुछ इनोवेशन किया और सिर्फ आप ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कि आप जिसको परमिट करे वही आदमी उसको प्रोड्यूस कर सकता है, नो वन एल्स कैन प्रोड्यूस इट। तो पेटेंट, इसके लिए भारत में पेटेंट्स एक्ट है। तो जानने लायक चीज ये है कौन सी चीज को पेटेंट नहीं कर सकते, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। पहला है फ्रीवलस इन्वेंशन, जो चीज पहले से ही है बट आप उसको प्रीवियसली वापस, जैसे बैग तो मतलब
एंशिएंट टाइम से लोग बैग यूज करते होंगे, बट आप बोलो ये स्कूल बैग है, ये मैंने लैपटॉप बैग बनाया, इसका पेटेंट मुझे दे दो, नॉट पॉसिबल। ये सब वाहियात चीजों में आता है। ये आपने इनोवेट नहीं किया, ये तो है, ये आपने बस चेन और कलर चेंज किया। नाउ यू आर सेइंग इट इज नो, इट इज नॉट इनोवेशन। समथिंग दैट इज सीरियसली हार्मफुल टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और एनवायरमेंट। सपोज कोई आदमी स्टोन पेल्टिंग मशीन इन्वेंट करे कि ये लो जेएनयू में और कश्मीर में और जिधर भी पत्थरबाजों को जरूरत हो, ये मेरा इनोवेशन काम, और मुझे उसका पेटेंट मिले, और जिसको भी यूज करना है वो कर सकता है, 10% मुझको उसमें रॉयल्टी देना। नॉट पॉसिबल, पेटेंट नहीं मिल सकता। सिमिलरली एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन, क्योंकि वो मतलब उसकी जो भी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, सो देयरफॉर पेटेंट कैन नॉट बी गिवन फॉर एनी एटॉमिक एनर्जी इन्वेंशन यू मेक। मियर डिस्कवरी ऑफ सम साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन, या ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट थियरी जो कि पहले से ही है ही, प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया। सन इज राइजिंग फ्रॉम द पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसका कोई पेटेंट हो सकता है मैं ऐसा ये थियरी बनाऊं? नो, इट इज देयर, तो वो उसकी कुछ नहीं हो सकता। प्लांट सीड वेराइटी, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट द प्लांट एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड अदर थिंग्स, तो वो उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट अलग से है। सिमिलरली एनिमल ब्रीडिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, कोई बाईपास सर्जरी, उसमें भी कोई डॉक्टर नया टेक्निक किया, सांप कट मारेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड, बट उसका पेटेंट नहीं मिल सकता। कि ऐसा नहीं कि उसके बाद जितने भी डॉक्टर उस स्टाइल से सर्जरी करे तो उसने कुछ फी देनी होगी, नॉट पॉसिबल। Mere discovery of a known form of known substance which does not result in any increase in the efficiency, mere rearrangement or duplication of the known devices, mere aggregation of the properties of the components. For example, lemon, उसके अंदर मैं डालूं शुगर, उसमें डालूं वाटर और बन गया लेमन जूस, और फिर मैं बोलूं इसका पेटेंट मुझे दे दो, वो तो है ही चीज, उसका कोई पेटेंट हो नहीं सकता। सो ऑन सिमिलर लॉजिक, कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन या शहद खाना चाहिए या आपको जुकाम है, ये वाला कुछ करना चाहिए, तो उसके नहीं मिल सकते। मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई बिजनेस मॉडल, कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, लाइक धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो उसका वो पेटेंट नहीं निकाल सकता कि कोई भी ऐसा करेगा उसने मुझे अपनी मैच फी में से 10% देना होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, या तो उसका कुछ कॉपीराइट हो सकता है, सर्किट वगैरह के कुछ डिजाइन लेआउट में एक्ट है। लिटरेरी, ड्रामेटिक, देन दिस म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमा, टीवी शो, वो सबके कॉपीराइट हो सकते हैं, बट ये पेटेंट नहीं हो सकता। खैर इन 2019 दे आस्क्ड वन क्वेश्चन, उस पे बेस्ड एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। मेटामॉर्फोसिस, हिरमणि, जागृति, केशव, क्रांति, तेजश्री, कान्हा, शौकी सिंह, रुचि, केपी नवाडिया, ज्ञान सागर, चिन्मय, वरुण, हिमांशी, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली अमन, विकास, नीतीश, नितिन, सिमरनजीत, अभिषेक, महेश, अंकुर, चेरुवू, शकीर अहमद, अंकिता, ये सब ने करेक्ट किया। सो द क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंटेड, नहीं वो उसका अलग, प्लांट वेराइटी अलग है, कानून अलग है। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड, भाई आईपीएबी नाम की संस्था तो है, वो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री में था, अब उसको कॉमर्स में शिफ्ट किया, एंड देन इट वाज शिफ्टेड टू कॉमर्स मिनिस्ट्री। सो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, वो बात सही है। उसके ऊपर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ऐसी चीज मिल सकती है, उसको जो पेटेंट बोला जाता है वो पेटेंट उसको नहीं मिल सकता। ऑफ कोर्स इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी यू गेट सम आईपीआर राइट्स, आप सामने वाली पार्टी से रॉयल्टी मांग सकते हैं, बट इट इज नॉट कॉल्ड पेटेंट। तो अगर इनकरेक्ट पूछा गया तो क्या है, 1 and 2 ओनली आर इनकरेक्ट। करेक्ट पूछे तो जवाब हो जाएगा सी। पेटेंट तो मिल सकता है, सपोज बेयर फार्मास्यूटिकल ने एंटी कैंसर मेडिसिन बनाया तो पेटेंट मिल सकता है, यस, बट उसमें वो लोग बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। 120 टैबलेट आपको लेनी है तो 2.5 लाख रुपीज, तो गरीब आदमी इतना तो कैसे अफोर्ड कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मनमोहन सिंह सरकार ने ये जो एंटी कैंसर मेडिसिन थी जिसका पेटेंट बेयर के पास था, उसका कंपलसरी लाइसेंस भारत की एक नाटको कंपनी को दिया,
और नाटको को बोला गया आप ये करीब 8,800 रुपये में सेल करना 120 टैबलेट, और ये जो आपने प्राइस है उसमें आप 6% रॉयल्टी बियर फार्मा को दे देना, क्योंकि ये लोग तो 2.5 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, सो कंपलसरी लाइसेंस वाज गिवन टू इंडियन कंपनी टू प्रोड्यूस इट एट एन अफोर्डेबल वर्जन। और ऐसा ये नाटको जो बनाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज जेनेरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, ये पेटेंटेड वर्जन नहीं, वो मतलब ऐसा बियर का लेबल चिपका के नहीं, वो ऐसे ही सेल करेगा। सो दिस इज कॉल्ड कंपलसरी लाइसेंसिंग। अनिवार्य लाइसेंसिंग कब हो सकता है, अगर कोई जनहित जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, तो गवर्नमेंट ऐसे कोई भी पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, करवा सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, सेल कर सकती है, पॉसिबल विदाउट पेटेंट ओनर्स कंसेंट। बियर को मजा आए नहीं आए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। दिस इज ऑल्सो अलाउड अंडर द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट एज लॉन्ग एज पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में ये जरूरी हो। और भारत ने 2012 में ये यूज किया था एंटी कैंसर ड्रग के लिए। स्वाभाविक ऐसा करेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो सब पेटेंटेड मेडिसिन लाखों रुपए में बेचने की चाह रखते हैं। अगर भारत सरकार लोकल कंपनियों को कंपलसरी लाइसेंस दे दो, बोले 6% रॉयल्टी देना, तो फिर उनको मजा नहीं आएगा। सो एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन। कई बार ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भी वो लोग ऐसी कंपल्शन डालते हैं कि ये चीज आप नहीं करेंगे देन वी विल साइन सम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। सो बॉल बाय बॉल कमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड की एक नप्पा नाम की संस्था है जो प्राइस कंट्रोल करती है मेडिसिन का और मेडिकल डिवाइस का। वो सब मुद्दा क्या है, पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब टॉपिक हेल्थ केयर में देखेंगे। अनदर प्रॉब्लम, ये एक नोवार्टिस कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी, उन्होंने भी ब्लड कैंसर की एक मेडिसिन बनाई थी जिसका नाम था ग्लीवैक। वैसे सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली। मित्रों, ये फार्मा कंपनियों को पेटेंट मिलता है वो 20 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब फॉर 20 ईयर्स इसने जो भी ड्रग मॉलिक्यूल ऐसा इन्वेंट किया होगा नो अदर कंपनी कैन प्रोड्यूस इट, और दूसरे ने प्रोड्यूस करना है तो उसको कुछ फी देनी होगी। तो जब भी व्हेन 20 ईयर्स आर अबाउट टू कंप्लीट, जब इसका पेटेंट खत्म होने वाला हो, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला हो, सपोज ऐसा हो ए बी और ऐसा कुछ, तो उसको वो थोड़ा चेंज कर देंगे, ए बी और फिर बीच में एक आध कुछ इधर सी, मियर सम स्लाइट मॉडिफिकेशन, और बोलेगा ये नया मेडिसिन है करके वापस उसका पेटेंट ले लेगा। सो दैट फॉर अनदर 20 ईयर्स दे विल अगेन गेट द राइट। इसको बोला जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट, पेटेंट को सदाबहार रखना या करना। भारत के पेटेंट एक्ट में दिस इज प्रोहिबिटेड। ये स्विट्जरलैंड की एक फार्मा कंपनी नोवार्टिस, उन्होंने अपनी ग्लीवैक मेडिसिन में ऐसा खेल किया था और भारत में जब पेटेंट मांगने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था। तो अगेन दैट इज आल्सो अ इशू ऑफ कंटेंशन विद दिस यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। वो लोग को ये अच्छा नहीं लगता बिकॉज दे वांट दैट ये सब अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसी सब कंपनियां उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को लाखों करोड़ों में इलेक्शन फंडिंग देती है। अनदर इशू इज यूटिलिटी पेटेंट। सपोज ये एक माइक्रोवेव ओवन है तो उसका इन्वेंशन का पेटेंट मिल सकता है, यस। बट सपोज ये ओवन के अंदर मैं सिर्फ कोई ब्लूटूथ स्पीकर फिट कर दूं, या इधर कुछ सपोज की एक टाइमर बाहर अलार्म क्लॉक और उसके अंदर कुछ सॉन्ग आप बजा सको ऐसा बना दूं, तो क्या उसका नया पेटेंट मिल सकता है? नो। वो तो एक प्रकार का माइनर मैकेनिकल टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ओरिजिनल सिद्धांत में कोई चेंज नहीं ला रहा है। सो इट इज वन टाइप ऑफ पेटी पेटेंट, मतलब छिछोरा प्रकार का, या उसको आप बोल सकते हैं यूटिलिटी पेटेंट, की सुविधा बढ़ाने के लिए स्पीकर फिट किया या उसमें हिंदी सॉन्ग डाल सकते हैं, इसके लिए पेटेंट नहीं मिल सकता। इन सम कंट्रीज ऐसे यूटिलिटी पेटेंट भी छिछोरे मिल जाते हैं, बट भारत में नहीं। और कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं चाहता कि ऐसा इंडियन पेटेंट एक्ट में हमको सुधार करे कि ऐसे यूटिलिटी पेटेंट भारत में आ सके। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगेन एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। सपोज इसकी माइक्रोवेव की 20 ईयर्स में एक्सपायर हो रहे, तो ये आदमी उसमें नया कुछ स्पीकर फिट करें देन से अनदर 20 ईयर्स। खैर, तो हमने ये समझ लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, पेटेंट कौन सी चीज पर मिलता है नहीं मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोई स्कीम है कि नहीं। स्कीम पॉलिसी के अंदर 2016 में कॉमर्स मिनिस्ट्री नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी लेकर आती। उसमें काम यह किया गया कि कॉपीराइट का जो काम पहले एचआरडी मिनिस्ट्री देखता था उसको शिफ्ट करके कॉमर्स मिनिस्ट्री को दे दिया, और बाकी सब बस बोल बच्चन अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे इंडस्ट्री को, पुलिस को, कस्टम्स ऑफिसर को, जुडिशरी को, ताकि वो पायरेसी से, काउंटरफीटिंग, नकलखोरी से लड़ सके। फिर हम लोग हायर एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर पेटेंट रिलेटेड नए कोर्सेज लॉन्च करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर पेटेंट एंड पेटेंट लॉयर्स एंड अदर थिंग्स। पेटेंट एप्लीकेशन की फी स्टार्टअप कंपनियों के लिए और ग्रास रूट इनोवेटर्स, मतलब गांव का कोई आदमी कुछ लेके आए तो उस पर कम पेटेंट फी चार्ज करेंगे वगैरह। इधर से 2017 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया, सीमा, प्रत्युष, नितिन, प्रशांत मेटामॉर्फोसिस, राहुल शर्मा, महीप, योगी, आलोक, रवि,
निशांत त्रिवेदी, सचिन, प्रकाश, केशव, क्रांति, पृथ्वी, निशांत, वीपी, शारू, विश्व, कान्हा, अभिषेक, मुदिराज, रुचि, नाजनीन, सुदम, प्रवीण, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली अभिषेक चौधरी, विकास शर्मा, महेश, शकीर, प्रांजल, प्रतिमा, कीर्ति, सेल्वन, कोमल, अश्विन, पूजा सिंह, ये सब ने भी करेक्ट किया। आईपीआर पॉलिसी मैंने तो आपको दो बात बताई कि कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको काम देखेगा। पहले कॉपीराइट का काम जो एचआरडी मिनिस्ट्री में था वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में लिया। बाकी तो बोल बच्चन आईपीआर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, हायर एजुकेशन में नए कोर्स लॉन्च करेंगे, स्टार्टअप में एप्लीकेशन फी पेटेंट की कम लेंगे वगैरह। ये जो पूछा ये तो मैंने कहीं पर बोला ही नहीं, वो इसलिए बिकॉज दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल कम समवेयर। सभी पॉलिसी हम लोग तैयार नहीं कर सकते, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्जर्व, इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट। ट्रिप्स अग्रीमेंट आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट जो कि सभी आईपीआर के ऊपर वो ऊपर छतरी अम्ब्रेला टाइप की चीज है। तो भारत ऐसा थोड़ा बोले हम इसको नहीं मानते हैं। ये कोई कश्मीर की संधि पाकिस्तान के बारे में बात नहीं चल रही कि उसमें तो हम यस वी डो नॉट अग्री टू दैट, बट ये तो ऐसा मुद्दा नहीं यहाँ पर तो बोले यस वी अग्री, वी रीइटरेट आवर कमिटमेंट टू दिस। सो वन थिंग। सेकंड, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में रिटरेट करते हैं। आप याद करो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या था। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ये था कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हमको इंडियन आइडल बना दो। मींस ये जितना भी आईपीआर या कोई भी चीज है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने टेक्नोलॉजी और वो सब हमको देना चाहिए। इन अदर एरियाज वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमको मदद मिले, हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें सो फॉर। सो अगेन यस दे विल रीइटरेट, वो उसको बोलेंगे हाँ हम इसको मानते हैं। सो वन थिंग। सेकंड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अब देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर वो आईपीआर पॉलिसी में अपना वो बोले कि हमारी है ये पूरा काम, सो दैट मींस ऑब्वियसली उसका जो डिपार्टमेंट होगा वही काम देखेगा। उस जमाने में उसका नाम था DIPP, अब उसका नाम हो गया DPIIT। बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017, तो हाँ हमने मानना चाहिए उस जमाने के टाइम फ्रेम से सोचो तो बोथ द आंसर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर देयर ऑफिशियल आंसर की। खैर, सो दैट इज वन पॉलिसी। उसके बाद दूसरी कोई नोटेबल स्कीम्स कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आए SIPP, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। वहां पर ये सब स्टार्टअप कंपनियों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं कि पेटेंट कैसे फाइल करते हैं और पेटेंट की कोई एप्लीकेशन फी उन पर लगती नहीं। फिर नीति आयोग, उसमें दो योजना चालू करी गई, एम और सेतु। एम मतलब अटल इनोवेशन मिशन। उसका काम है अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन शुरू करना, कंपटीशन एंड अवार्ड फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेशन रिलेटेड थिंग्स, तो दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु फॉर सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर मतलब सपोज आपने अनअकैडमी जैसा ऐप बनाना है, तो ऐप बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, एंड्रॉइड का फोन होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए, एप्पल का आईपैड होना चाहिए, क्योंकि आपने उन सब के अंदर टेस्टिंग करना होगा मेरा ऐप सही चलता है कि नहीं। तो सपोज यू ओनली नो हाउ टू राइट द एप्लीकेशन कोड, बट आपके पास इतने सभी चीज है नहीं, अगर खर्च करके आप लेने गए तो लाखों रुपए तो इसी में चले जाएंगे। तो इनक्यूबेटर्स वो ऐसा एक जगह है, एक प्लेस है जहां पर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर वो जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए सामान, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल, और वो उस पर कोई भी पैसा इन्वेस्ट किए बिना उस पर टेस्टिंग कर सकता है। सो इट हेल्प्स हिम विदाउट इन्वेस्टिंग मनी इनटू एक्चुअली बाइंग द डेवलपमेंट मशीनरी। तो ये सेतु फंडिंग के अंतर्गत सब स्कूल, कॉलेज एंड अदर प्लेसेस, सॉरी स्कूल के अंदर नहीं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और ऐसे कुछ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर इंक्यूबेटर बनाने के लिए फंडिंग दिया जाता है। HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि एजुकेशन का काम देखती है, वो 2017 से लेकर आए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हैकाथॉन मतलब गवर्नमेंट साइट हैक करके दिखाओ ऐसा नहीं, बेसिक आइडिया ये है कि किसी की कोई प्रॉब्लम कम हो सके ऐसा कुछ बना के दिखाओ। चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, इवन NGOs को मदद करने के लिए कुछ नया लेके आओ। यू आर गिवन 36 आवर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन, यू आर गिवन 5 days फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन, और जिसका नंबर आएगा उसको फिर प्राइज देंगे। सो दैट इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। कौन देखता है? HRD मिनिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उन्होंने तय किया कि इतनी सारी स्कीम लॉन्च करेंगे कि लेफ्ट हैंड को पता नहीं चले राइट हैंड क्या कर रहा है। इंस्पायर, मानक, निधि, निधि प्रयास, ये सब के फुल फॉर्म में मारपीट के बनाए गए हैं, इसलिए नहीं पढ़ूंगा। बेसिक आइडिया ये सबका ऐसा है कि स्कूल कॉलेज को ग्रांट में पैसा देंगे, टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, हायर एजुकेशन में
तो उसको फेलोशिप दिया जाएगा, स्टाइपेंड देंगे, कुछ अवार्ड देंगे, ताकि ये स्टूडेंट और टीचर वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। इनोवेशन इन दिस मिलियन माइंड टू ऑगमेंटिक एस्पिरेशन नॉलेज, ये फिर एक एचआरडी मिनिस्ट्री अलग से उच्चतर आविष्कार योजना लेकर आता है, जिसमें आईआईटीज को पैसा देते हैं कि वो कुछ और इनोवेशन करे, जिससे खास करके ग्रास रूट को मदद मिले। बट इन सभी के अंदर मतलब कितना स्कॉलरशिप अमाउंट है या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपस में कैसे अलग है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स नॉट सो ग्रेटली, कॉस्ट बॉय बेनिफिट के हिसाब से अच्छा नहीं। एनीवेज ये सीएपीएफ का एक प्रश्न है। वीपी आदित्य ज्योति, दिलीप, गोविंद शर्मा, कान्हा जोशी, रमेश, अंशु, सागर, शिव, ओम, विश्व, कन्हैया, अमन, यानी देर, प्रदीप, सुनील कुमार, मेघना, राणा प्रीतम, पूर्वी, आकाश, प्रणव, अमित, अमृतांशु, साइकात, सुरिंदर, रोहित, अमन, विकास, निधि, रजत, देविका, सौभाग्य, सीमा, रोहन, विवेक, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली अभिषेक, विकास, प्रांजल, प्रतिमा, अश्विन, पूजा, कोमल, गोविंद, कीर्ति, आदर्श, रंजन, ये ऐसे हैं जिन्होंने 3 में से 3 करेक्ट किए। और भी लोगों ने किए होंगे, बट ये लिस्ट थोड़ा ही मुझे दिखाता है। इंस्पायर इज एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर व्हाट, सीएपीएफ में पूछा। ये इंस्पायर, मानक, निधि प्राइस, ये सब क्या है? बेसिकली कुछ ग्रांट, स्कॉलरशिप, फेलोशिप देते हैं, जिससे स्टूडेंट टीचर मोटिवेट रहे कि हम लोग कुछ साइंस में आगे बढ़ते हैं। सो अट्रैक्टिंग द टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च, हाँ, अगर कुछ स्कॉलरशिप स्टाइपेंड को देंगे तो होशियार लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे। रिसर्च एंड एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, वैसे तो वो भी ऐसा ही लगता है कि स्टाइपेंड दिया तो वो नर्चर हो रहा है। प्रमोटिंग साइंस रिसर्च अमंग द स्टेक होल्डर, ये मतलब उतना ठीक नहीं लग रहा है। ऑगमेंटिंग क्वालिटी ऑफ मैन पावर इन द एरियाज ऑफ रिसर्च, हाँ, इनडायरेक्टली उसमें मदद कर सकता है, बट प्राइमरीली कौन सा क्लिक ज्यादा करता है? अट्रैक्टिंग टैलेंट फॉर साइंस, यस, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दैट इट इज समहाउ रिलेटेड समवेयर, अदरवाइज तो चारों ही साइंस से साथ ही जुड़े हुए हैं, तो अगर बिना पढ़ाई अगर आपके पास ये होता देन सम ऑफ यू मे इवन फील दिस और दिस शुड बी द राइट। क्या एक और प्रश्न पूछा गया, दिस इज फ्रॉम लेटेस्ट प्रीलिम 2019। विश्वा, मयंक, वसीम, रजत, वीपी, नाजनीन, मनीष कुमार, हर्षल, आदित्य, पुष्किन, राहुल, अश्विन, रानी, आकाश, अजीत, प्रतिमा, हिमांशी, विकास, रेशव, तरुणा, साहिल, जागृति, ब्रजेश, सागर, प्रवीण, सुजीत, सुंदर, अभिषेक, जयंत, रोहन, गजिंदर, पूजा, ये सब ने करेक्ट किया। फिर प्रांजल, विकास, प्रतिमा, अश्विन, कोमल, गोविंद, पुष्किन, आदर्श, सृष्टि घोष एंड केशव कुमार, 4 में से 4 करेक्ट। अटल इनोवेशन मिशन इज सेट फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? याद करो, नीति आयोग उसने अटल इनोवेशन मिशन, और दूसरा है सेतु। ये सब क्या है? सब स्टार्टअप की मदद करो, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, वो सब देखते हैं। और ये कब है? लेटेस्ट 2019 प्रीलिम का प्रश्न है, ऐसा भी नहीं कोई पुरानी जगह। तो ऐसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, मतलब 24/7 कुछ एकदम रैंडम और ऑब्सक्योर जो सबको नहीं पता हो, ऐसा मैं एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर का कुछ पढ़ लूंगा, ये जो कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, वो 100 नंबर का एप्पल जो सबसे ऊपर पड़ा है उसको गिराने की कोशिश मत करो। पहले ऐसे लो हैंगिंग जो चीजें वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। सो देयरफॉर ये मतलब इसका जवाब तो गलत नहीं ही होना चाहिए रियल एग्जाम में, ऐसा कुछ आए तो हमने देख लिया आईपीआर के सब लॉज, पेटेंट्स, आईपीआर स्कीम्स। फिर आगे आता है कि ये सब हुआ तो कोई रिपोर्ट रैंकिंग है कि नहीं, वो भी देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तब तक ये पेज 346 तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं।
तो ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने आईपीआर के अंदर ये सब कानून, पेटेंट्स, आईपीआर स्कीम्स देखे। ये सब चल रहा है तो उसका कुछ आउटपुट है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग कैसे करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बनाया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन वीपो, उनका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। फिर पेरिस की एक इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, उन्होंने बनाया ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। स्विट्जरलैंड की एक आईएमडी संस्था है, उन्होंने बनाया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। और ये सब चल रहा है तो फिर नीति आयोग को लगा कि हम भी क्यों पीछे रहे, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स फॉर स्टेट्स। लेकिन वहां सब स्टेट का एक साथ नहीं, वो अलग अलग की, नॉर्थ ईस्ट वाले, देन सम अदर्स एंड अदर्स। इन सब के बारे में डिटेल्स और रैंकिंग आपके हैंडआउट में दी गई है। बट बेसिक वर्ड एसोसिएशन इतना ये पहले फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअली किसका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है उसमें ज्यादा, इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी लेफ्ट आफ्टर डूइंग ऑल दी अदर थिंग्स, तो उसमें स्पेंड करना चाहिए। अब जैसे 2019 प्रीलिम में पूछा गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, वो करता नहीं। ये यूएनसीटीएडी, वो ट्रेड के रिलेटेड हो सकता है। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो द रियल आंसर इज व्हाट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक हाई प्रोफाइल बॉडी है, तो चाहे वो जेंडर गैप इंडेक्स बनाए या ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, बड़े जो भी 3-4 रिपोर्ट है, यू शुड रिमेंबर यस दीस आर रिलेटेड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये मतलब इजी टू मीडियम लेवल का लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको तो मतलब तोड़ना चाहिए। फिर ये देखिए 2020 जियोलॉजिस्ट एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्ड फर्स्ट इन द आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019। और नाम भी उन्होंने ऐसे लिखे हैं, इंडिया पाकिस्तान लिखते तो तुरंत एलिमिनेट करके कुछ ले सकते, बट देखिए सिंगापुर भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी। सो द आंसर इज इन रियलिटी स्विट्जरलैंड। बट ये ऐसी चीजें एकदम ऊपर 100 वाला एप्पल है, उसको गिराने के लिए जितना लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, तो इसको मतलब स्किप कर देना चाहिए। सपोज यहाँ पर ऐसा लिखा होता इंडिया और स्विट्जरलैंड नहीं, पाकिस्तान लिखा है, तो फिर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट फर्स्ट नंबर वो भी ग्लोबल इनोवेशन में, तो इंडिया हो नहीं सकता, पाकिस्तान हो नहीं सकता। तो फिर ए या बी में से कुछ आंख बंद करके टिक कर दो, so then you could do 50-50, बट अब वो भी करना थोड़ा इधर मुश्किल है। एनीवेज, सो वी आर डन विद द स्टार्टअप एंड आईपीआर। नेक्स्ट टॉपिक इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता। ये रिपोर्ट बनाता है वर्ल्ड बैंक, तो पहले वो रैंकिंग समझेंगे। फिर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2020, उसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करिए, वो क्या है। उसके बाद इसी सर्वे में बोला गया जुडिशियल रिफॉर्म्स कुछ लेने चाहिए, वो क्या है। फिर 4 अलग अलग लेबर कोड देखेंगे, मिनिमम वेजेस, और वहां पर एक 7 पति कमिटी, उसकी क्या बात है। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू दिस एरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बनाता कौन है, वर्ल्ड बैंक, और वो बनाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बेसिकली व्हाट दे ट्राई टू फाइंड इज, आपके देश में व्यापार धंधा शुरू करना हो तो कितना आसान है, कितनी सुगमता है, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन योर कंट्री। उसके लिए वो आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट, कोई नया फर्म शुरू करना है, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, उसके लिए कितना टाइम और कॉस्ट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए मेरी फैक्ट्री के लिए, कितना टाइम लगता है। टैक्स पे करना है, वो कितना डिफिकल्ट या इजी है। सो लाइक दैट 10 पैरामीटर्स दे हैव, और उसके अंदर यस 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 1 2 3 4 करके मार्क्स देंगे, और उसका सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो जो हर एक क्वेश्चन पे ज्यादा स्कोर करेगा, राइट, तो उसका फिर कंबाइंड एवरेज निकालेंगे, और उस हिसाब से कंबाइंड स्कोर बनेगा, और उस हिसाब से फिर रैंकिंग दिया जाएगा। अभी रैंकिंग के अंदर 2018, 19, 20 तीनों साल न्यूजीलैंड हैज बीन नंबर 1। न्यूजीलैंड मतलब हम लोग इंडिया से साउथ में चले 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 फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्टर्न साइड पे आता है न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड इज नंबर 1। फिर सिंगापुर नंबर 2 तीनों साल पे रहा है। उसके बाद डेनमार्क और हांगकांग और वो सब चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्टेज में आने की जरूरत नहीं। अपना भारत कहाँ पर है, इंडिया इज नंबर 100 इन 2018। फिर अक्टूबर 2018 का अंदर जो रिपोर्ट डाला गया, उसको लेबल दिया 2019, वहां पर भारत का रैंकिंग 77। उसके बाद अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट डाला गया, उसमें लेबल दिया गया कि 2020 के लिए रिपोर्ट है, उधर भारत का रैंक 63। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यस अवर रैंक हैज बीन इंप्रूविंग। इसमें ये जो 2019 का रैंक आया, मतलब अक्टूबर 2018 में, उसको जरा हम लोग देखते हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चन आर आस्क्ड, और उस पे से ओवरऑल स्कोर जो निकलता है वो तो हमने देखा ओके 100, और उसके बाद 77, मतलब 2018 के सामने 2019 में रैंक कितना इंप्रूव हुआ, 23 पॉइंट्स हम लोग ऊपर आ गए। सो पॉजिटिव थिंग। बिजनेस स्टार्ट करना कितना इजी है, उसका भी रैंक, मतलब वो हर एक क्वेश्चन का भी अलग से रैंक बनाते हैं, तो उसमें भी हो रहा है इंप्रूवमेंट। कंस्ट्रक्शन परमिट में भी रैंक इंप्रूव हुआ, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी इंप्रूव हुआ। रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करना पहले से मुश्किल हो रहा है, ऐसा उन्होंने नेगेटिव आउटलुक दिया। सो रैंक फॉलन डाउन। गेटिंग क्रेडिट, मतलब लोन लेना कितना आसान है, ओके इंप्रूव। प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, उसमें भी नेगेटिव मार्क मिले, मतलब इन द सेंस कि हमारा रैंक पहले से कम हो गया।
कोई भी कंपनी में मेजोरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब ये IL&FS क्राइसिस वगैरह से हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनका तो नुकसान ही हो रहा है और प्रोटेक्ट करने वाले बहुत कम है। सो यस, उसमें कुछ खास मिला नहीं। पेइंग टैक्सेस, उसमें भी हमारा जो रैंक था पहले से गिर गया, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी एप्स एंड पोर्टल्स, जो हम सेकंड पिलर में पढ़ चुके हैं, फिर भी रैंक तो नीचे गिर गया। ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस नहीं, वो क्यों, GST का ऑनलाइन पोर्टल तो है बट सर्वर क्रैश हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते वगैरह। ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स इंप्रूव हुआ, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी इंप्रूव हुआ। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, उसमें रैंक गिर गया डिस्पाइट की इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और उसमें इकोनॉमिक सर्वे में इतना सब प्रशंसा किया गया, अप्रिशिएट किया, फिर भी। एनीवेज, इन 2018 CDS एग्जाम वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड, विश्व, मेघना, बिपिन, स्वाति, सिमरनजीत, रानी, मधु, कार्मेल, ज्ञानेंद्र, सुजीत, आदर्श, आशीष, सौरभ, हर्षित, जलज, विकास, आसिफ, दिलीप, शशि, तरुण, प्रांजल, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली प्रांजल, विकास, प्रतिमा, कोमल, गोविंद, पुष्किन, आदर्श, सृष्टि घोष, क्रांति, वसीम, ये सब लोगों ने 5 में से 5 करेक्ट किए, अप टू क्रांति कुमार, फिर वसीम और उससे जो बाद में उनके 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट। खैर ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा है, तो आपको अब तो पता होगा कि ये पेइंग टैक्सेस एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, उसके अंदर 2019 में हमारा रैंक पहले से नीचे गिर गया था। स्टार्टिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट, हाँ ठीक ठीक थोड़ा कुछ दिखता है। सो द आंसर इज C, 3 and 4 ओनली। ये एक प्रकार से अनयूजुअल एंड अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चन है, पहले ऐसा कभी पूछा नहीं था। ओवरऑल सिर्फ रैंकिंग पूछी जाती थी, बट उसके भी अगर 10 कंपोनेंट है तो उसमें कौन सा कम या ज्यादा हुआ है, इट इज नॉट गिवन। नाउ सपोज आपने ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा हो तो लोग तुक्का मानना शुरू करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें तो प्रेस स्टेटमेंट तो आते हैं कि रैंक इंप्रूव हो रहा है, और टैक्स में तो सब GST आ गया तो अच्छा ही हुआ होगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है तो ये भी अच्छा ही हुआ होगा, ये भी। सो आंसर शुड बी ऑल 4 करेक्ट। यानी ये ऐसी चीज है जो आपको असल में गलत जवाब हो जाएगा, बट बिकॉज दे हैव आस्क्ड, तो मैंने आपको हैंडआउट में वैसे 2019 के सामने 20 में क्या इंप्रूवमेंट वो दिया है, बट हर एक जगह पर रैंकिंग रिपोर्ट में ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं, 10 चीज इसकी याद रखो 10 उसकी, नॉट पॉसिबल। बट एनीवे, सो इन रियल लाइफ इफ दिस कम्स, सो बी अलर्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमको दिखता है वो हमेशा ऐसा ही हो कि वो करेक्ट ही है। 2019 प्रीलिम में वैसे आसान पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नॉट मतलब कौन सा नहीं है, पेइंग टैक्सेस तो है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी तो है, कंस्ट्रक्शन परमिट तो है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वेल इट इज नॉट देयर इन द 10 इंडिकेटर्स। सो अगेन, बड़े बड़े जो इंडाइसिस हैं उसके आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कंपोनेंट रैंकिंग हमने कुछ देखा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ बातें। इकोनॉमिक सर्वे 2020 वॉल्यूम 1 चैप्टर 3, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो कॉनी, व्यापार समर्थक बनाम पक्षवादी। ये मुद्दा क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म या पक्षवादी या पक्षपाती पूंजीवाद ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर बिजनेसमैन अपने हार्डवर्क या रिस्क टेकिंग के चलते फ्लॉरिश नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं कर रहा, बट बिकॉज ही हैज सम नेक्सस विद द पॉलिटिकल क्लास, देयरफॉर दे आर थ्राइविंग। उद्योगपति अपनी मेहनत या जोखिम लेने की क्षमता से नहीं, लेकिन राजनीतिक वर्ग के साथ सांठगांठ के चल के तरक्की करते हैं, उसको बोलते हैं पक्षपाती पूंजीवाद। इसके कुछ एग्जाम्पल भी इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। इंडिया, तो के सुब्रमण्यन ने सब रिपोर्ट रैंकिंग और रिग्रेशन एनालिसिस और ग्राफ बना के पाया, जब भी इलेक्शन रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए रोड कॉन्ट्रैक्टर, उनको जो पहले जितने रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मिलते थे उससे बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, ऐसे जितने उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसमें से 1/4 ऑफ द रोड्स वो सिर्फ पेपर पे ही होते हैं, असल में इंस्पेक्शन करो तो उधर रोड बना ही नहीं होता या बहुत खराब बना होता है। ऐसा क्यों हुआ होगा?
क्योंकि रोड कंट्रैक्टर ने पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए पैसा दिया होगा, तो फिर जब गवर्नमेंट बन गई उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वो उसमें बनाएगा ही नहीं ताकि उसका पूरा 100% प्रॉफिट हो जाए। ब्राजील के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई कंपनी आप शुरू कर रहे हैं और आपको लोन में पैसा चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में अप्लाई करो, तो आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप रूलिंग पार्टी को इलेक्शन फंड के लिए चंदा देते हैं, बिकॉज देन वो जो भी रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है फंड करेगा और आपका लोन पास हो गया। ईस्टर्न यूरोप, ये यूक्रेन और चेकोस्लोवेकिया और वहां पर पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनियां अगर फेल हो जाती है, वहां पर भी IL&FS और यस बैंक जैसे नमूने बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा यूज करके भी उसको पूरा रिवाइव कर देती, बिकॉज अगेन वो ऐसे होंगे जिन्होंने सरकार को इलेक्शन जीतने के लिए पैसा दिया होगा। हमने पिलर 1C में पढ़ा था कि आपने अपना IPO लॉन्च करना है तो आपने अंडर राइटर को हायर करना पड़ता है, जैसे ICICI वगैरह, जो आपको सेबी से अप्रूवल लेके दिलवाएंगे और पूरा काम करेंगे। चाइना के अंदर वैसे अंडर राइटर की अलग अलग कंपनियां हैं, बट उसमें से जो पॉलिटिकली कनेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों की जो कंपनियां हैं, ऐसे अंडर राइटर से आप अगर अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करवाएंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि चाइना का जो भी उनका सेबी जैसा शेयर मार्केट रेगुलेटर है, चुटकी बजा के आपका IPO अप्रूव कर देगा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। फिर सर्वे में उसके रिलेटेड एक और टर्म यूज किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, संबंधित पक्षों में लेन देन। इसको पहले मैं एग्जांपल से बताता हूँ, फिर डेफिनेशन देखते हैं। सपोज एक पॉन फिशर एयरलाइन हो जिसका मालिक हो अजय डालिया और उसके ही बेटे की एक IPL क्रिकेट टीम हो, तो पॉन फिशर वाले जिन्होंने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, जो टिकट सेल करके पैसा कमाते हैं, वो सारा पैसा वो स्पॉन्सरशिप के नाम पे IPL कंपनी में लगा दे, जो कि असल में उसके बेटे की। फिर देखिए कोई जस बैंक हो और वो डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, बट कंपनी का प्रमोटर हो काना कपूर, उसकी डॉटर से वो एक पेंटिंग खरीद ले करोड़ों रुपए में कि ये तो ऑफिस डेकोरेशन के लिए चाहिए। सो अगेन एज इफ की जो शेयर होल्डर डिपॉजिटर का पैसा रिलेटेड पार्टी को देके गबन किया गया। कई सारे केस में हम पाते हैं कि कोई कोल स्कैम हुआ 2G, तो पहले कोल माइन के लिए कोई कंपनी को कॉन्टैक्ट दे देंगे, 2G स्पेक्ट्रम का कोई कंपनी को कॉन्टैक्ट देके, और उसके बाद मिनिस्टर अपनी वाइफ या बेटे को वो कंपनी के अंदर वो कंसल्टेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चला जाता है और उसको बहुत बड़ी सैलरी मिलती है। मतलब उसको ये ब्राइब प्रॉमिस किया गया था, देन ही डिड द थिंग्स। यानी ये सब उदाहरण क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इट मींस द ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व कंपनीज डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स एंड रिलेटेड कंपनीज। ये खराब क्यों है? क्योंकि उससे शेयर होल्डर का सब नुकसान हो रहा है। कंपनी एक्ट में वैसे तो प्रोविजन है कि ऐसा सब नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के ड्राइवर, गार्डनर, किसी की कंपनी बना के इधर उधर न्यूसेंस चलते रहता है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ बैड थिंग, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोला कि इससे लड़ने के लिए और हमने रिफॉर्म लेने चाहिए। अनदर थिंग, ये सपोज कोई मोबाइल कंपनी का मालिक है, ये क्या बोल रहा है, आई हैव पेड हैवी ब्राइब्स टू गेट द टेलीकॉम लाइसेंस एंड 2G स्पेक्ट्रम, तो हम अपना प्रीपेड प्लान सस्ता क्यों बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। ऐसी बिहेवियर आपको प्राइवेट स्कूल चलाने वाले और ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, दे विल नॉट ट्रीट यू चीपली, हम क्यों सस्ते में देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है जो कि समझ में आता है, दूसरा उनको प्रॉफिट कमाना है वो भी समझ में आता है, बट तीसरा बिकॉज दे हैव पेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइब टू गेट सम टेलीकॉम लाइसेंस और टू गेट सम लैंड फॉर स्टार्टिंग द हॉस्पिटल और स्कूल, इसलिए वो कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं कि शॉपिंग कार्ड लेके गया आदमी के पसीने छूट गए। तो ये जो उनकी भावना है, ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट तक मांगे तो वो बराबर है, बट एडिशनली वो ब्राइब को भी रिकवर करने के लिए जो हैवी प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, याद करो वो रिकार्डियन इक्विवेलेंस, और फिर थर्ड पिलर में भी हमने देखा था उसकी सब रिलेटिव एडवांटेज ट्रेड वगैरह के बारे में, उसने इसके लिए टर्म यूज किया रेंट सीकिंग बिहेवियर, यानी किराया वसूली या लूटने वाली मानसिकता। जब भी क्रोनी कैपिटलिज्म होता है तो इस टाइप की मेंटालिटी बढ़ती है, एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली कस्टमर ने बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। ये सब क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कांसेप्ट्स। कांग्रेस राज में मोबाइल कंपनियों के अंदर कोल माइनिंग कंपनियों में कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही थी, आइदर बिकॉज उन्होंने ब्राइब पे किया था या फिर रूलिंग पार्टी के ही किसी मिनिस्टर ने कंपनी बनाई थी। कुछ ऐसे थे जिनके जब उनको ज्यादा अलॉटमेंट मिलता था, कुछ को कुछ नहीं मिलता था। सो एज अ रिजल्ट इनोवेटिव एंड ऑनेस्ट फर्म्स वेर अनेबल टू कम्पीट, यानी कंपनियों में आपस में स्पर्धा कम थी। बट इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे हम मेजर कर सके कि हाँ कंपटीशन कम था क्योंकि कुछ लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और किसी को कुछ नहीं मिला था। उसके लिए एक इकोनॉमिस्ट हरफिन डाहल ने एक इंडेक्स बनाया था, उसमें सब डेटा फिल करो एंड देन यू विल गेट सम नंबर। उससे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनियों के बीच आपस में स्पर्धा कितनी है, कंपटीशन कितना है। तो वो हरफिन डाहल इंडेक्स पे डेटा फीड करके के सुब्रमण्यम बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार में सब कंपटीशन कम था क्योंकि ब्राइब और कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती थी, बट मोदी सरकार में अब कंपटीशन इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कांग्रेस सरकार ने कमी थी और मोदी घर मोदी। खैर यहाँ से MCQ में हमारे लिए काम का क्या है, दे नॉट यूजुअली गो इनटू दिस कि मोदी या कांग्रेस, बट ये चीज काम किया। हरफिन डाहल इंडेक्स मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज, सम अदर फूड प्राइसेस, नहीं, टू मेजर द लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपनीज। पिलर 1 से याद करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैठे ऑफिसर्स
अलग अलग 30 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेटा निकाल के उसमें कितना अप डाउन हो रहा है उस हिसाब से सेंसेक्स गिनते थे। यानी कि वहां पर वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हजारों कंपनियों का ट्रेडिंग होता है, बट उसमें से 30 बड़ी कंपनियों को वो सिलेक्ट करते होंगे और उसका सैंपल को यूज करके अकॉर्डिंगली वी विल नो दैट पूरा माहौल क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि एलपीजी रिफॉर्म के पहले, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये बीएसई सेंसेक्स वो तो 70s के जमाने से कैलकुलेशन हो रहा है, तो सर्वे ने गिना कि अगर कोई कंपनी ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में अगर उसका नाम ये 30 के सैंपल में अगर आ जाता तो वो उस सैंपल में डेकेड्स दशकों तक उधर ही शेषनाग की तरह बैठ जाता। इसलिए क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए सपोज देर इज आईसीआईसीआई बैंक, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक्सिस बैंक या कोई नया खिलाड़ी है तभी बीएसई एक्सचेंज के ऑफिसर नाम बदलेंगे, राइट। सैंपल में किसी अब ये वाला सैंपल में हम लेंगे, दे विल डू। बट बिकॉज वो जमाने में क्रोनी कैपिटलिज्म ज्यादा था, ब्राइब ज्यादा मांगी जाती थी, तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जो इसके लिए भी ब्राइब देती थी कि हमारे राइवल कंपनी को लाइसेंस मत देना या उनका कोटा मत बढ़ाना। सो बेटर और न्यू कंपनी कुड नॉट कम एंड दे कुड नॉट गेट इनटू द बीएसई स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद इसने वापस एनालिसिस किया कि अब तो कोई भी कंपनी का नाम ये 30 के सैंपल में आता है तो ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक रहता है, उसके बाद कोई नई कंपनी आ जाती है और उसको रिप्लेस कर देती है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग बड़ा होगा, उसको हो सकता है ज्यादा शेयर ट्रेडिंग हो रहा है वगैरह। सो कंपनी विल रिप्लेस बाय द न्यू कंपनीज। यानी कि अगेन इवन इंदिरा राजीव सरकार निकम्मी थी और हर हर नरसिम्हा राव घर घर नरसिम्हा राव। क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक और एंगल है, राइजिंग अमाउंट ऑफ न्यू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि एक जमाने में पॉलिटिकल मास्टर्स ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्रेशराइज किया कि अनवायबल बिजनेस प्रोजेक्ट में भी लोन में पैसा दे दो, अक्षम कंपनियों को कर्ज देने के लिए मजबूर किया, और ऐसी कंपनियां जब पैसा वापस नहीं करते विलफुल डिफॉल्टर, उनको भी कोई स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट दी नहीं जाती। ये तो अब जाके माल्या पर इतना शिकंजा है कि उसने देश छोड़ के भागना पड़ा, अदरवाइज इतने साल उसने अय्याशी की। तो मतलब ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म के उदाहरण है कि जहां पर विलफुल डिफॉल्टर को आप स्ट्रिक्टली रिकवर नहीं करते पैसा, एंड एज अ रिजल्ट ये सब लोगों ने कुल मिलाकर भारत की इकोनॉमी से 1.4 लाख करोड़ रुपीस लोन एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड देन सिमिलरली ये सब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता करके लंबी चौड़ी उसने कमेंट्री दी है, वो मेंस एग्जाम में कहीं लिख सकते हैं, तो उसका सब माल आपको हैंड आउट में दिया है, सो गो थ्रू दैट पीसफुली। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो रेंट सीकिंग बिहेवियर क्या होता है या हर्फिंडाल इंडेक्स क्या है, दैट यू शुड रिमेंबर। बाकी ये सब चीजें जो मेंस के लिए। एनीवे, सो इकोनॉमिक सर्वे 2020 उसका ये चैप्टर ऑन क्रोनी कैपिटलिज्म देखा। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे उसमें जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात है, वो समझते। दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, मतलब जो कि जुलाई 2019 में रिलीज हुआ था। वहां पर चैप्टर 5 था एंडिंग मत्स्य न्याय, हाउ टू रैंप अप द लोअर जुडिशरीज कैपेसिटी। मत्स्य न्याय मतलब तालाब का न्याय क्या होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, उसमें कोई राजा या कुछ मतलब कि जो गरीब को देखने वाला कोई होता नहीं, दैट इज मत्स्य न्याय। उससे हमने बाहर निकलना है और सबको न्याय दिलवाना है। न्याय दिलवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये कुल मिलाकर यहाँ पर 3.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, और उसमें से 80% ऑफ द केसेस तो ये डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही पेंडिंग है। जितने केस पेंडिंग है उसमें 70% ऐसे जो कि क्रिमिनल टाइप के हैं और 30% सिविल टाइप के। सिविल केसेस मतलब ये अगर कोई ग्राहक सुरक्षा की प्रॉब्लम है, कोई मकान खाली नहीं कर रहा है, अदर सम सिविल नेचर। नाउ यू मे स्टार्ट टू वंडर, ये क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो उसमें इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम है। अगर इतने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो ये दिखाता है कि वो माफिया राज चल रहा है वो स्टेट में। एंड देन इन्वेस्टर्स विल फील डिस्करेज टू गो एंड इन्वेस्ट देयर। ये जो आगे आप देखिए ईस्टर्न इंडिया के अंदर क्यों स्टार्टअप कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कम है, बिकॉज ऑफ सिमिलर रीजंस कुड बी दैट। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि जल्दी जल्दी केस का निपटान होना चाहिए। हमने ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा, वहां पर एक टॉपिक था एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बिजनेस पार्टी आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, आई विल सप्लाई रॉ मटेरियल, यू विल गिव सर्विस फॉर दिस मेनी ईयर्स। अगर कोई पालता नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो कोर्ट में केस चलेगा, बट वो कितनी जल्दी एनफोर्स हो जाएगा उसमें आप देखिए हमारा रैंक बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर थिंग्स लाइक वेल वी हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ थिंग्स। तो ये अपना रैंक बहुत पीछे क्यों है, बिकॉज जुडिशरी इज वेरी स्लो, डिफिकल्ट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज द बिगेस्ट बॉटलनेक इन इंप्रूविंग आवर रैंक। क्योंकि आप जानते हैं इन सबका हमने एवरेज निकालना है, तो बाकी जगह पर हमारे मार्क अच्छे होंगे बट यहाँ पर मतलब रैंक पीछे होगा तो अपने एवरेज को खराब करता है। तो इसके लिए कुछ 3-4 बड़े रिफॉर्म्स इकोनॉमिक सर्वे ने दिए हैं। पहला, 80% ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। वहां पर कुल मिलाकर जजों की अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है 23,000, बट उसमें 5,000 वैकेंसी अभी भी फुलफिल ही नहीं करी, तो उसका रिक्रूटमेंट जल्दी जल्दी करो ऐसा सजेस्ट किया। फिर सर्वे ने ये सजेस्ट किया कि हाई कोर्ट के अंदर 360 मोर जजेस होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अभी उससे 8 से ज्यादा जज होंगे, तो हम लोग अगले 2-3 साल में केस जल्दी जल्दी खत्म कर सकते। सब आंकड़े याद रखने की जरूरत, बट वी हैव टू रिक्रूट मोर जजेस। सेकंड रिफॉर्म, सिर्फ जज बढ़ाने से काम नहीं होता, उसके नीचे ये लोग जो बैठे हैं, ये कोर्ट के जो स्टेनोग्राफर होंगे, टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, कोर्ट मैनेजर, बेली, जुडिशियल क्लर्क्स, दे ऑल्सो मैटर, क्योंकि ये सारी फाइलों को बनाना,
कोर्ट के समन भेजना, रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट टाइप करना. सो इवन देयर एफिशिएंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटली प्रॉब्लम ये है, हर एक हाईकोर्ट के नीचे ये जो स्टाफ होता है अलग अलग हाईकोर्ट रिक्रूट करती है. कुछ जगह हो सकता है कि वो बोले कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कुछ जगह बोले अंडर ग्रेजुएट चलेगा, कुछ जगह बोलेंगे फर्स्ट क्लास होना चाहिए ग्रेजुएशन में. सो द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आर डिफरेंट. उनका ट्रेनिंग भी कुछ जगह हो सकता है 1 महीने हो, कुछ जगह हाईकोर्ट ने बोला 3 महीने का ट्रेनिंग होगा. सो अगेन मतलब एफिशिएंसी वेरीज. सो बेटर कि हम लोग जैसे आईएएस आईपीएस है ऐसा एक सेपरेट कैडर क्रिएट करें जिसको बोला जाए इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज. क्योंकि यूके यूएसए में ऐसी चीज होती है, तो उसका रेगुलर रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया कॉमन एलिजिबिलिटी, कॉमन फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग, तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है. सो दैट इज द फर्स्ट रिफॉर्म की जज ज्यादा रिक्रूट करो, और दूसरा है कि ये जो जुडिशियल स्टाफ है उसको भी रिक्रूटमेंट में ठीक करो. थर्ड, केंद्र सरकार की ऑफिस एक साल में होते 365 डे, उसमें 244 डेज खुली रहती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 190 डेज ही खुला रहता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर वो लोग वैकेशन ज्यादा लेते हैं. तो सर्वे ने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वैकेशन के जो डेज हैं वो कम करने चाहिए, वर्किंग डे बढ़ाने की जरूरत है. ये वाले अगर आप कोर्ट का फोटो देखें, ये देख कितनी फाइल है, फाइल ही फाइल है. तो अगर ये पेन एंड पेपर बेस में आप लोग ऐसा प्रोसेस करेंगे तो पूरी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी. सो वी शुड डू ऑल द कंप्यूटराइजेशन एंड पेपरलेस थिंग्स. इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री ने एक ई कोर्ट्स नाम का ई गवर्नेंस मिशन शुरू किया, फिर एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बना रहे. ये सबसे होगा क्या, जो पेन पेपर में केस थे उसको स्कैन करके उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ऑनलाइन अपलोड होगा, कोर्ट की आपकी कौन सी तारीख है, क्या जजमेंट है, सब आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं. तो हमने इसको और बेहतर करने की जरूरत है, यूज ई गवर्नेंस एंड आईसीटी टेक्नोलॉजी. सपोज ट्रैफिक लाइट आपने क्रॉस कर दिया जब रेड लाइट थी, सीसीटीवी में फुटेज है, केस भी हो गया है. सपोज चेक डिसऑनर का कोई केस है जहां पर स्कैन इमेज मैच कर रही है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था और दूसरे सब प्रूफ भी ऐसे हैं कि अप्रूव होता है कि आपने गड़बड़ करी है. तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐसे सब केसों को ऑटोमेटिकली निपटा लिया जाए. ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया, ताकि ऐसे फालतू केसों में जज का टाइम वेस्ट नहीं हो. So these things are given all the way up to page 353. Again, I give you break for 5 minutes and then we move forward.
तो ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक रैंकिंग, ये इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स ऑन क्रोनिक कैपिटलिज्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स देखा। सो अगेन देयर विल बी ए क्वेश्चन कि अगर भारत की इकोनॉमी में क्रोनिज्म है, जुडिशियल रिफॉर्म कम है, तो कुछ मेजरमेंट के लिए रैंकिंग है कि नहीं? हाँ, जर्मनी के बर्लिन शहर में एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो लोग एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालते हैं, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक 2019 का रैंकिंग, मतलब जितना ऊपर होगा वो कम रैंक, वहाँ कम करप्शन होगा। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में टाई है, मतलब बोथ ऑफ देम आर गिवन फर्स्ट नंबर। तो फिर सेकंड नंबर किसी को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली थर्ड रैंक मिलेगा फिनलैंड को, फिर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन। सो ट्रेडिशनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, इनोवेशन में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे 6 पिलर, हर जगह ये लोग अच्छा कर रहे हैं। अपना भारत देश मान वो 81 नंबर पर है, और उसके पिछले साल हम लोग 78 नंबर पर थे, यानी हमारा रैंक असल में गिरा है, विच मीन्स कि या तो करप्शन बढ़ा है या फिर कि दूसरे देश हमसे ज्यादा और इंप्रूव कर रहे हैं, सो दे हैव मूव्ड हायर देन अस। सबसे बॉटम में कौन है? सोमालिया। इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सबसे बॉटम में कौन है? सोमालिया। एनीवे, सो दैट इज देयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर कोड्स। फैक्ट्री वर्कर्स, लेबरर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कानून है, बट यूजुअली फॉर अ सिंगल टॉपिक मल्टीपल लॉज आर देयर। अगर आप बात करें वेजिस की, वेतन की, तो एक है मिनिमम वेजिस एक्ट, दूसरा है पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और फिर चौथा है इक्वल रिमनरेशन एक्ट, मतलब महिला पुरुष को एक समान वेतन मिलना चाहिए, मैन एंड वुमन शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो जस्ट फॉर द मैटर ऑफ सैलरी यू हैव 4 डिफरेंट लॉज, और उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, फॉर्म होते हैं, उस हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंप्लायंस फॉर्म भर के लेबर मिनिस्ट्री को सेंड करने होते हैं, और फिर वहां पर इंस्पेक्टर आएगा, वो एक नहीं 4 बार इंस्पेक्शन करेगा, इसका है कि नहीं, उसका फॉर्म भरा है कि नहीं, एंड इट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू ब्राइबरी, करप्शन, हैरेसमेंट। और ये सब कानून के अंदर अगर छोटा भी कोई आपसे गलती हो जाती है, देयर आर प्रोविजंस फॉर जेल। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जेल तो जाना नहीं चाहेगा, सो ऑब्वियसली ही विल पे अ लॉट ऑफ ब्राइब। सो देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड देयरफॉर ये जो सब लेबर रिलेटेड लॉज हैं उसको हटाकर क्यों ना सिर्फ एक ही पेमेंट ऑन सम वेजेस ऐसा कुछ एक कोड बना दिया जाए, दैट इज द आइडिया। सो पुराने जितने भी लेबर के रिलेटेड कानून है, जैसे वेजिस के बहुत सारे कानून है, तो उसको बदले हम क्यों ना कर दे लेबर कोड ऑन वेजिस। जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, कोड मतलब यहाँ पर संहिता या कानून, ऐसी बात। सो डिस्ट्रॉय द ओल्डर एक्ट्स एंड यू जस्ट कंबाइन देम इनटू सिंगल थिंग। उसी प्रकार ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच जो संबंध होते हैं उसके में जो झगड़े हो जाए हड़ताल के रिलेटेड, ये सब कानून है, उसको भी कंबाइन करके सिर्फ एक लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बना दिया जाए। देन एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। वैसे तो ये भी सैलरी के रिलेटेड लगते हैं, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। सपोज इफ यू डाई, सपोज इफ यू बिकम हैंडीकैप, सपोज कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो नौकरी पर नहीं आ सकती, तो उन सबकी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या? तो उसके लिए ये सब पुराने कानून को डिस्ट्रॉय करो, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। लास्टली फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, ये सब में प्रोविजन ऐसे होते हैं कि वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए ये का प्रोविजन होना चाहिए, डेंजरस मशीनरी तो महिला वहां पर काम नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो वो सबको डिस्ट्रॉय करके क्यों ना एक ही बनाया जाए, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। यानी पुराने जो बहुत सारे 40-50 कानून है उसको हटाकर सिर्फ 4 कानून होने चाहिए, दैट इज द आइडिया। यहाँ पर हमको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये हर एक कानून कब बना था उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक हद से ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं, सिवाय कि आप वो ईपीएफओ और उसकी आशिटन प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम, ईएसआईसी के एग्जाम, देयर दे विल आस्क दिस इन मोर कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, इसमें क्या प्रोविजन है, सो यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सो द आइडिया इज 2002 में एक नेशनल लेबर कमीशन बना था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, उसी प्रकार लेबर रिफॉर्म के लिए लेबर कमीशन बना सेकंड टाइम 2002 में। उसने बताया कि पूरे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के 44 अलग अलग ये कानून है, उसको बंद करके सिर्फ 4 कानून होने चाहिए, लेबर कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। बट द प्रॉब्लम इज ये सब कानून, इसमें से कुछ ऐसे जो लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में पेंडिंग है, कुछ ऐसे जो प्रेसिडेंट की साइन होनी बाकी है। सो अंटिल दिस बिकम फुल एक्ट, जब तक ये पूरे कंप्लीट एक्ट बन नहीं जाते तब तक जो पुराने कानून है उसी में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना पड़ेगा, अंटिल दिस थिंग इज मटीरियलाइजिंग। सो एज अ रिजल्ट जो पुराने भी लेबर रिलेटेड एक्ट है वहां पर भी थोड़े थोड़े गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब प्रसूति के दौरान छुट्टी ली तो महिला का तनख्वाह या वेतन कटेगा नहीं, उसको मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन इफ कैन नॉट गो टू ऑफिस टिल शी इज गिवन सम सैलरी। So this particular act it is applicable on factory, mines, plantation, shops and other establishment, public sector के भी, private sector के भी।
पहले ये था कि प्रेग्नेंट वीमेन को मैटरनिटी लीव 12 वीक्स तक मिलती थी, उसको इंक्रीज करके कर दिया अब 26 वीक्स तक। बट ये चीज है फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन ऐसे ओनली, ऐसा नहीं फिर 4 बच्चे हो 4 बार 26 वीक की तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर सैलरी का बोझ बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर कोई फैक्ट्री में 50 से ज्यादा वर्कर हैं, 50 या 50 से ज्यादा, तो उसके बॉस ने ही मस्ट इंस्टॉल क्रैशी फैसिलिटी, मतलब शिशु गृह, जहां पर ये वीमेन उसका जो नवजात शिशु होगा उसको रख के जाएगी, उधर कोई नर्स या आया होगी जो पूरा दिन संभालेगी और ये महिला फैक्ट्री में काम करेगी। एंड द मदर मस्ट बी अलाउड टू मीट द चाइल्ड मिनिमम 4 टाइम्स अ डे इन दिस पर्टिकुलर क्रैशी फैसिलिटी। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर है, वो सब पढ़ के समझ में हैंड आउट में देख लेना। सो यस, फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन देयर इज सम लेबर रिफॉर्म डन। चाइल्ड लेबर के लिए कुछ रिफॉर्म किया है कि नहीं? वहां रिफॉर्म नहीं करना, उसको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। तो 1986 का कानून था, उसको 2016 में थोड़ा और रिफॉर्म किया गया। लेस देन 40 ईयर्स का कोई बच्चा है तो उसको कहीं पर भी नौकरी में नहीं रख सकते, एक्सेप्ट सिवाय के टेलीविजन में रख सकते हो, सिनेमा में रख सकते हो, स्पोर्ट्स में रख सकते हो, बट वो सर्कस नहीं होना चाहिए। सर्कस के अलावा वाले ये एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में नॉन हैजार्डस फैमिली एंटरप्राइज वर्क आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल खत्म होने के बाद बच्चा अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करता है, लेस देन 14 ईयर्स है, अलाउड है, बट इट शुड बी नॉन हैजार्डस। ऐसा नहीं कि वो कोई लेड एसिड की बैटरी है उसको निकाल के बैटरी रिचार्जिंग का काम कर रहा है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड, एडोलेसेंट मतलब 14 टू 18 एज ग्रुप में है, उनको सब जगह नौकरी पे रख सकते हैं, बट इट मस्ट बी अ नॉन हैजार्डस वर्क ओनली। ऐसा नहीं पटाखा की फैक्ट्री में, फायर क्रैकर फैक्ट्री में लगा दिया या एसिड की जो बैटरीज बनती है उसमें से, नो। अगर कोई वायलेशन करेगा तो जेल प्लस पेनल्टी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब आईएएस ऑफिसर उसको इसमें पावर दी गई। प्रेग्नेंट वीमन ओके, उनको प्रोटेक्ट किया। चिल्ड्रन, उनको प्रोटेक्ट किया। चिल्ड्रन थोड़े बड़े हो जाएंगे, कुछ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऐसा कुछ करेंगे, सो दे ओनली हैव एकेडमिक नॉलेज, बट असल फैक्ट्री में काम कैसे करते हैं? तो उन्होंने कोई फैक्ट्री में अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु के रूप में दे शुड वर्क फॉर सम 3-4 मंथ्स, देन ओनली दे विल नो ये हाँ इंजन ऐसे फिट होता है एंड दिस इज द वे यू डू वायरिंग फॉर द सम इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। उसके लिए 1961 में एक कानून था, बट उसके प्रोविजन बहुत ड्रैकोनियन थे, मतलब बहुत कड़क थे। गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये जो यूथ वो कोई कंपनी में अप्रेंटिस कर रहा है तो उसका स्टाइपेंड कितना होगा, उसको कितने दिन छुट्टी मिलेगी, उसको ओवर टाइम का पैसा कितना मिलेगा। अगर फैक्ट्री ओनर थोड़ी भी गलती करते तो जेल प्रोविजन थे। वैसे जेल किसी को होती नहीं थी क्योंकि इंस्पेक्टर ब्राइब लेके सब रफा दफा कटे, बट अननेसेसरीली ब्राइब कल्चर बढ़ गया था। इसलिए 2014 में इसमें भी रिलैक्सेशन किए गए कि फैक्ट्री ओनर खुद डिसाइड करेगा कि स्टाइपेंड कितना देना है, ओवर टाइम कितना, हॉलीडेज कब होंगे वगैरह। अगर कोई वायलेशन होता है तो सिर्फ पेनल्टी लगेगी, कोई किसी को जेल में नहीं भेजेगा। सो लाइक दैट सम ईज ऑफ डूइंग एंड अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब इधर से भी लेटेस्ट प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया था, अपराजिता, सौरभ, नेहा, आरुषि, कमल, एनपी, अनिर्बन, आदर्श, अनमोल, जीशान, दिलीप, सनी, तरुण, कीर्ति, शशि, शेफालिका, रोहित, मनीष, सौम्या, जीतू, गजिंदर, गौरव, चाहक, वीपी, गौतम, आदित्य, पूनम, निखिल, दीपक, कुमारी दीक्षा, नूर, हिमांशी, प्रणव, प्रिंसी, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली प्रांजल, विकास, कोमल, गोविंद, आज हमने 6 क्वेश्चन देखे, इनके 6 में से 6 करेक्ट हुए। उसके बाद वसीम, अमन, साहिल, सिमरनजीत, शकीर, आदित्य, इनके 6 में से 5 करेक्ट हुए। और भी लोग हैं बट सबके नाम इधर नहीं आए। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड यू कैन सी कि ये जो वाला पिलर है, वैसे तो एग्रीगेट ये कहीं पर बराबर बैठता नहीं, थोड़ा इसमें पॉलिटी भी है, थोड़ा कुछ ऐसा इंटरनेशनल टाइप की चीजें हैं, बट स्टिल सम क्वेश्चंस आर कमिंग, सो यू शुड कीप एन आई ऑन इट। ये वाले क्वेश्चन में कि मैटरनिटी बेनिफिट कानून में 2017 में सुधार किया, तो व्हाट इज करेक्ट? Of the second statement, enterprise with crash must allow minimum 6 visit for the mother. 6 नहीं, सिर्फ 4 times. So therefore second statement is wrong. तो बस एलिमिनेशन से जाओ तो ये चला गया, बी चला गया, डी चला गया. So the answer is what? Only third should be correct. थर्ड क्या है? Women with 2 children get reduced entitlement. मतलब फिर उसको तीसरा बच्चा होगा तो उस पर ऐसा नहीं कि for some 24 weeks उसको paid maternity leave मिलेगी. She'll get less amount of leave. So yes, that is the answer.
एक और कंसेप्ट है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जिसको फॉर एग्जांपल 11 मंथ के लिए हायर किया गया है। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया जाए तो 11 मंथ खत्म होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ 11 मंथ्स उसको वेजेस मिलेंगे, यस, अलाउंस मिलेंगे, यस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और दूसरे स्टैट्यूटरी बेनिफिट कि इसकी सैलरी का कुछ X% कट होगा, एम्प्लॉयर अपना Y% देगा और फिर वो जाएगा और उसको प्रोविडेंट पैसा मिलेगा। दैट इज ऑल वैलिड, बट अप टू व्हाट पीरियड? दोज 11 मंथ्स ओनली। उसके बाद उसको सैलरी और वो सब एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो प्रीवियसली लेबर मिनिस्ट्री उसने ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में अलाउ किया था। फिर 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इसको सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलाउ किया। इसका फायदा क्या है? फैक्ट्री वर्कर को सपोज एकदम लार्ज प्रोडक्शन ऑर्डर मिल गया तो वो हो सकता है किसी को 5-5, 10-10 महीने के लिए हायर कर दे कि अभी मुझको ज्यादा प्रोड्यूस करना है एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल थ्रो यू आउट। So he can hire more people for a short duration without compulsion of giving them any permanent jobs or giving them termination notice. क्योंकि अदरवाइज सपोज यू आर सिंपली हायरिंग हिम बट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट की 11 मंथ का है तो फिर वो ये समझेगा मेरा ये नौकरी पक्का है, तो फिर उसको निकालने के लिए एम्प्लॉयर ने कोई टर्मिनेशन नोटिस देना होगा। बट टर्मिनेशन नोटिस देगा ये आदमी मुझे परेशान करे करके लेबर मिनिस्ट्री में खाली खाली फरियाद करेगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। सो नाउ देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय अलाउइंग दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इधर से भी 2019 प्रीलिम में पूछा था, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। If the rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for firms to lay off the workers. हाँ, easier हो जाता है, कम ड्यूरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और फिर टर्मिनेट हो गया, अपने आप नौकरी से वो निकल गया, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं उसे। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन, वो भी करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बट ये ऐसा टॉपिक है असल में ऑब्सक्योर टाइप ऑफ थिंग, इतने साल तक कुछ नहीं आया था, अचानक से लिफ्ट करके किधर से पूछ लिया। हर एक चीज में ऐसा छोटा छोटा हम लोग तैयार करने बैठे, उसकी कोई रात की सुबह नहीं। दिस इज लाइक द हाईएस्ट एप्पल इन द ट्री, उसको गिराने का कोई मतलब नहीं। ये सब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कहीं कहीं कुछ दिया होगा और उसमें से एक दो चीज आ गई, इसको देख के पूरे साल की पीआईबी पढ़ने बैठो तो आप समझ सकते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट ग्रेट। सो व्हाट कैन बी डन, इस पता है तो करो, ठीक है, अदरवाइज छोड़ो इसको, यू मूव टू सम नेक्स्ट टॉपिक। सो वी आर डन विद द 4 लेबर कोड्स। उसके अंदर भी एक चीज और ज्यादा काम की और डिटेल में जाने की जरूरत है, दैट इज मिनिमम वेजेस। उसके बारे में एक अनूप सातपति कमेटी बनी, फिर इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, वो सब भी हम पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना काफी है। So tomorrow night again we are meeting and we will continue forward. So I'll end the class here and see you tomorrow night.